Okay. Good afternoon, everyone. I said good afternoon, everyone. Okay. So yesterday we had a brief introduction of, auditing as a subject. We did talk about what will be our approach. You remember I told you ICM module has some 13 chapters. हम किस तरीके से approach करेंगे? आज we'll start with a very important concept directly because I think the introduction इसके beyond कुछ exist नहीं करता है. So, how do we really proceed? सबसे पहले कल मैंने नोटबुक से आपको डेफिनेशन ऑफ ऑडिट लिखवाया था, याद है क्या? एंड उसके नीचे ऑब्जेक्टिव्स लिखवाए थे. स्पेंड 1 मिनट फटाफट से एक बार डेफिनेशन पढ़ो, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो. मैंने ऑब्जेक्टिव्स के नीचे आपको एक नोट लिखवा के दिया था, वो भी डिस्कस करेंगे एंड देन फ्रॉम देयर विल प्रोसीड. स्पेंड 2 मिनट्स, रीड दैट क्विकली. पढ़ा? See, definition clearly said a simple statement. Management is responsible for preparation of financial statement. Auditor is responsible for examination of those financial statements. पर ध्यान रखना, auditor should be an independent person. And if you remember, I told you independent word को define बहुत सारे जगह किया गया है. याद है हमने एक एग्जांपल भी लिया था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर दिया है कंपनीज एक्ट के अंदर. सो आई एम ट्राइंग टू से इंडिपेंडेंट वर्ड का यहां रेलेवेंस है, अनबायस्ड अप्रोच होना चाहिए. सो एज अ ऑडिटर आपको इंडिपेंडेंट इंसान को हायर किया जाता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करेगा, इवैल्यूएट करेगा और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड एक था, ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. आज हम वही देखना शुरू करेंगे, ओपिनियन क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट क्या रहता है, किस तरीके से उसको बनाया जाता है. तो अभी के लिए auditor never prepares financial statements, he only examines financial statements and examine करने के बाद में उसके ऊपर अपना opinion express करता है. फिर यही डिस्कस करते करते we went to a very important concept called as objectives of an auditor. And if you remember, objective के अंदर हमने 2 पार्ट बनाए थे, primary objective and secondary. तो main objective क्या बोला था कि भैया उसका financial statement examine करके opinion देना है. तो primary objective was to express an opinion on financial statement. But if you remember, I told you, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब आप एग्जामिन करते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ मिस स्टेटमेंट्स है क्या सर? मिस स्टेटमेंट्स. एंड इफ यू रिमेंबर, मिस स्टेटमेंट्स का मतलब था कुछ गलतियां. नाउ इट कैन बी ईदर अ एरर और इट कैन बी अ फ्रॉड. तो सर वो एरर का डेफिनेशन क्या है, फ्रॉड का डेफिनेशन क्या है, वो आगे आएगा. अभी के लिए हमें एज अ ऑडिटर ये एग्जामिन करना था कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ मिसस्टेटमेंट्स है या नहीं है. एंड इफ यू रिमेंबर, गलतियां बहुत सारी हो सकती है कंपनी के अंदर. सारी गलतियों को हाईलाइट करना ऑडिट रिपोर्ट में जरूरी नहीं है. हमारे लिए फोकस वर्ड था मटीरियल मिसस्टेटमेंट. क्या वर्ड था? मटीरियल. एंड इफ यू रिमेंबर, यस्टरडे ओनली आई टोल्ड यू, एक ऑडिटर को यूजर्स के लिए अपॉइंट किया गया है. किसके लिए अपॉइंट किया गया है? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए. तो कोई भी गलती जो मेरे यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो गलती ऑडिटर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी. तो हमने कल वर्ड मटीरियल मिसस्टेटमेंट को डिफाइन भी किया था. कोई भी ऐसी गलती जो ऑडिटर के जजमेंट में उसके यूजर के डिसीजन को इंपैक्ट कर सकती है. एंड इफ यू रिमेंबर, कल एक एग्जांपल दिया था मैंने, कोई लीगल केस पेंडिंग है अगेंस्ट द कंपनी, उस लीगल केस को डिस्क्लोज नहीं किया नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर. कंपनी ऐसे केसेस को क्यों डिस्क्लोज नहीं करेगा? कुछ छुपाने का ट्राई कर रहा होगा अपने यूजर से. तो ये अपने आप में एक ऐसी सिग्निफिकेंट गलती है जो मेरे यूजर को इंपैक्ट करेगी, उसे इन्फ्लुएंस करेगी. इसलिए ऑडिटर के लिए भी ये गलती क्या बन जाएगी? मटीरियल मिसस्टेटमेंट बन जाएगी. हमें इसको यूज कैसे करना है वो सब हम आगे देखना शुरू करेंगे. अभी के लिए एक स्टेटमेंट लिखाया था, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो कोर ऑब्जेक्टिव है किसका? इंडिपेंडेंट ऑडिटर का. किसका सर? इंडिपेंडेंट. मतलब व्हेन आई यूज द वर्ड इंडिपेंडेंट, मतलब दिस पर्सन हैज टू बी अनबायस्ड.
और मैंने आपको बोला भी था हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा डिटेल में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। कौन सा ऑडिट? इसलिए हमारा जो डेफिनेशन भी था वो किसका था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट का ही था। ऑडिट इज अ जनरल वर्ड, देयर इज अ कॉस्ट ऑडिट, देयर इज इंटरनल ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, देयर आर एन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑडिट। हम फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट पे फोकस कर रहे हैं। उसको जब मैं देखता हूं तो मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना। सर मतलब मुझे अश्योरेंस चाहिए, किसे? ऑडिटर को अश्योरेंस चाहिए। किसके ऊपर अश्योरेंस चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। एक वर्ड था, क्या वर्ड था? फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। इफ यू सी वेरी केयरफुली, ऑडिटर वॉन्ट्स टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। सर ये वर्ड रीजनेबल क्यों है? थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं, आ जाओ डिटेल में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अश्योरेंस का मतलब होता है कंफर्ट, अश्योरेंस का मतलब होता है, एंड कल एक बात बोला था, क्या एक ऑडिटर सब कुछ डिटेल में चेक कर सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि साल खत्म होने के बाद में ऑडिट शुरू किया जाएगा। यू रिमेंबर 31 मार्च खत्म होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, फिर ऑडिट शुरू किया जाएगा, राइट? तो सर साल खत्म होने के बाद में अगर आप ऑडिट शुरू करोगे, सब कुछ तो आप चेक कर ही नहीं सकते हो, मतलब आपको सैंपलिंग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सैंपलिंग। अगर आप सब कुछ चेक कर ही नहीं रहे हो, आप 100% श्योर हो ही नहीं, हाउ कैन यू से मैं 100% अश्योरेंस ऑब्टेन कर चुका हूं? सी, दो वर्ड है, एक रीजनेबल, एक वर्ड एब्सोल्यूट। व्हेन आई यूज द वर्ड एब्सोल्यूट अश्योरेंस, दैट मींस 100% कंफर्ट है मुझे। 100% कंफर्ट कब आता है? जब आपने सब कुछ चेक किया होगा। क्योंकि आप यहां पर सब कुछ चेक ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस वर्ड यूज नहीं करते हैं, आप वर्ड यूज करते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। और ये रीजनेबल को कैसे डिफाइन किया जाएगा, ये हमें कुछ एरियाज में डिस्कशन करने के बाद में समझ में आएगा। अभी के लिए ऑडिटर का जजमेंट डिसाइड करेगा कि हाँ, मे बी आउट ऑफ 1000 आइटम्स आई हैव चेक 200 एंड आई एम कंफर्टेबल विद दीज 200। इफ यू रिमेंबर, सैम्पलिंग पढ़ाया था क्या आपको? सैम्पलिंग सीपीटी में, फाउंडेशन में पढ़ाया होगा। पता क्या बोलते हैं? अ सैंपल शुड बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। पढ़ाया होगा पक्का से, यस और नो? तो सैंपलिंग किस तरीके से लगाया जाएगा, क्या मेथड्स होते हैं, उसके बेसिस पे कैसे आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगा, यही हमको समझने का आगे जाने के बाद में। अभी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे, उस पर ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। देखो, हम इस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पर वापस आने वाले हैं। आज का थोड़ा डिस्कशन और होने दो, आपको धीरे धीरे और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। एक बात बोल देता हूं, दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट ऑल टुगेदर फॉर यू। तुम्हें इसके बारे में ये मान के चलो पहले 3-4 दिन थोड़ा तकलीफ होने वाला है, और मैं बोलता हूं तकलीफ क्यों होगा, इसके लिए नेक्स्ट हेडिंग लिखो, आपको समझ में आएगा। गिव अ नेक्स्ट हेडिंग, स्टेप्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। 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 लिखा? लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, क्या लगता है कैसे ऑडिट का शुरुआत होता होगा? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू प्रैक्टिस आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? कितने लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो? आई होप यू नो व्हाट इज अ प्रैक्टिस ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय नाउ, ओके? ठीक है, दोज हु वांटेड टू प्रैक्टिस, उनमें से कोई तो एक खड़ा हो जाए। चल तो खड़ा हो जा, हाँ, प्रैक्टिस करना है ना तेरे को? ठीक, क्या नाम है तेरा? ओके, हाउ विल यू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट? हाँ, परफेक्ट नॉलेज से क्लाइंट मिलेगा। प्रैक्टिस मतलब क्लाइंट लेकर आना पड़ेगा ना भाई। हाउ विल यू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट? उसको अपने फेवर में लेने का। हाँ, तुम प्रेस्टीज पॉइंट से क्या सीख रहे हो मेरे को मालूम नहीं है, ये सब कोई सही तरीका नहीं होता है। हाउ विल यू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट? सिंपल चीज। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्टैक्ट से, अच्छा, तो अपने कॉन्टैक्ट में जाओगे, कॉल करोगे लोगों को, क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट, ऐसा। इंजीनियर दोस्त को पकड़ोगे। बेटा बहुत स्मार्ट होते हैं, समझ रहे हो? इतना डम मत समझना। बड़ा इनॉग्रेशन करते, घटिया सोच है इंडिया में। सीए बना, पहले बड़ा ऑफिस, बड़ा इनॉग्रेशन, लोगों को बुलाने का। ठीक है, कर लेना, बट आई एम ट्राइंग टू से दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। तुम ऐसा अपना, तुम प्रेस्टीज पढ़ रहे हो, पैम्फलेट तो देखे होंगे तुमने पक्का से। कैन यू प्रिपेयर योर ओन पैम्फलेट, न्यू सीए इन टाउन करके ऐसा, और अपने न्यूज़पेपर के अंदर डाल देने का ऐसा, सब 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 सबके साथ में कर सकते हो कैसा? तुम क्यों नहीं? अलाउड नहीं। किसने बोला? ऐसा नहीं बोला। अच्छा, तो फिर कैसे करोगे एडवर्टाइजिंग? हाउ विल यू गेट इट्स नॉट इजी टू गेट अ फर्स्ट क्लाइंट यार। वापस पापा मम्मी के पास जाने का।
सीए तो हो गया, अभी एक क्लाइंट दिला दो। हाँ, क्या पार्टी? बेटा कुछ कमाने का पहले। सी नॉर्मली देयर आर लॉट ऑफ अप्रोचेस। अप्रोच नंबर 1, आप जहां आर्टिकलशिप कर रहे हो उधर छीनने का नहीं, नहीं नहीं नहीं, पता चले जिधर सब सीखा उधर से छीन के बाहर निकल रहे हो। नॉर्मली वहां से आप कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्क बिल्डअप करते हो, एंड फ्रॉम देयर आइडियली आप अपने प्रैक्टिसिंग सीए जो आपके प्रिंसिपल थे उनको ही रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा काम है, थोड़ा मुझे भी, you know, you can get some work from other practicing chartered accountants. That is one approach. Second approach can be, जो तुम्हारे साथ पास लोग बैठे हैं, assume करो इनमें भी कुछ लोग सीए बनेंगे, they'll be working with certain companies, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो, मे बी उन कंपनी से आपको कुछ काम मिल जाए, दैट कैन बी अनदर वे। और थर्ड वे तुम्हारा तो तुमको मालूम है, बड़ा इनॉग्रेशन करने का, समाज के अंदर, यू नो, व्हाट एवर प्रोसेस यू वांट, तो अपना अलग, हर किसी का अलग अलग समाज रहता है, उस समाज के अंदर सीए हो गया है ऐसा प्रूव कर देने का, या हो गई ऐसा प्रूव कर देने का, ऑफिस डाल देने का, लोकेशन डाल देने का। आई डोंट अग्री विद दैट, बट हाँ, दैट कैन बी एन अप्रोच। अज्यूम करो चलो क्लाइंट मिल गया, खड़ा हो जाओ बेटा, बैठने का नहीं है, जो क्लाइंट मिला। अज्यूम कर मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अज्यूम करो एक एग्जांपल, ठीक है, मैं तेरे पास में आता है, चल अज्यूम कर तू वो जल्दी से ये बना, खुश है, नॉलेजेबल लग रहा है थोड़ा सा, तो आई कम टू यू, कैन यू प्लीज डू ऑडिट ऑफ माई कंपनी? कैन यू डू ऑडिट ऑफ माई कंपनी? हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, क्या करेगा, मतलब हाउ विल यू अप्रोच? पहले कंपनी का बैलेंस शीट देखेगा, मैं तो मेरे पहले बैलेंस शीट दिखाएगा। तूने हाँ भी नहीं बोला अभी तक, समझा क्या तुमको मेरा बात? क्या करेगा? हाँ तो बोले देगा पहले, कुछ है ही नहीं काम करने का तो पहले हाँ बोल देने का। हाँ तो बोलूंगा ही, ठीक है। और कोई अप्रोच? सबको हाँ बोल देना चाहिए। हाँ, लिखो पॉइंट नंबर 1, steps in auditing. Write down point number 1, understanding the entity's business, understanding the entity's business, understanding the entity's business and its environment, understanding the entity's business and its environment। मतलब क्या है? कभी भी किसी भी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले भाई वो बिजनेस क्या करता है तो समझना पड़ेगा ना। ट्रेडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सर्विस इंडस्ट्री में, किस इंडस्ट्री में, कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है, कितने सालों से काम करता है, प्रीवियस ऑडिटर कौन था, फर्स्ट ईयर है क्या एंगेजमेंट का, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है। बिना उसके आप ये कंक्लूजन पे आ ही नहीं सकते हो कि मुझे ऑडिट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। हाँ ऐसा नहीं होता बैलेंस शीट दिखा डायरेक्टली, बैलेंस शीट नहीं मांगते ऐसे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए थ्रू इनफॉर्मल और फॉर्मल वेज। आइडियली सी मैं थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे बात कर रहा हूं। हाँ आई एग्री, जब इनिशियल डेज के अंदर आपको क्लाइंटल मिलता है आप इनफॉर्मली ही इंफॉर्मेशन निकाल के काम करते हैं, बट हम थोड़ा एक प्रोफेशनल फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। जब एक नया क्लाइंट मुझे अप्रोच करता है, मुझे उस क्लाइंट का इमीडिएटली ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले उस क्लाइंट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। बिकॉज हो सकता है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कंपनी, हो सकता है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। मैंने कल भी आपको एक बात बोला था, याद है कल मैंने आपको एक इंस्टेंस बताया था दैट द ऑडिट फीस कैन रेंज फ्रॉम 50,000 रुपीज टू 5 crore एंड इट कैन बी मोर देन दैट एज वेल। व्हाट इज द गेम चेंजिंग हियर? रिस्क वर्ड। आप उस रिस्क को ही भूल रहे हो। ऑडिट एक्सेप्ट करना मतलब बाय डिफॉल्ट उस कंपनी में जो रिस्क है वो भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अब मेरा बात समझ रहे हो क्या? तो नॉर्मली आप ऐसा जजमेंट के बेसिस भाई अच्छा इंसान लग रहा है एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑडिट। It doesn't work like that. There has to be a proper background verification. हाँ सर, ये अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी कैसे होगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें हम या क्या क्या मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि नॉर्मली अगर आपको किसी कंपनी का ऑडिट करना है, पहला स्टेप ये होता है क्या मुझे इस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट भी करना चाहिए। उसके लिए मुझे इस कंपनी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप कितना ऑडिट कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस इन चार्टर्ड अकाउंटेंट? कितना? 60, 20 as per Companies Act, as per company बेटा 20 as per Companies Act प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट 20 ऑडिट कर सकता है। पर सुनो उसके अंदर भी क्या इंक्लूड होता है क्या इंक्लूड नहीं होता है वो लिस्ट दिया हुआ है। बैंकिंग कंपनी जिसमें कवर नहीं होती है, इंश्योरेंस कंपनी जिसमें कवर नहीं होती है,
इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स भी कवर नहीं होते हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। आप मेरा बात समझ रहे हो क्या? पर नॉर्मली कंपनीज एक्ट के पर्सपेक्टिव से एक 20 का लिमिट दिया है, और आईसीआई ने भी एक लिमिट दिया है फॉर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो 30 का है। अब उसमें क्या कवर होता है, क्या कवर नहीं होता, हम डिस्कस करेंगे जब हम लॉ के ऊपर आएंगे। अभी आपको से बता रहा हूं, कहना है एक लिमिटेशन है कि एक प्रैक्टिसिंग सीए कितने ऑडिट कर सकता है। मतलब इनडायरेक्टली ऑडिट का जो रेवेन्यू है उसके ऊपर भी एक इनडायरेक्ट तरीके से लिमिटेशन है। वो ये नहीं बोल रहा है एक ऑडिट के लिए मैक्सिमम इतना ही चार्ज कर, पर इनडायरेक्टली अगर बोल रहा है नंबर ऑफ ऑडिट इतना ही कर सकता है, तो रेवेन्यू का भी एक लिमिटेशन है। और एक बात सोचो, ऑडिट एक्सेप्ट करना इट्स नॉट लाइक अ 1 ईयर ट्रांजैक्शन। ऐसा नहीं है आप एक साल ऑडिट करोगे, अगले साल बोलोगे कोई और ऑडिटर को ढूंढना पड़ेगा। इट्स मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. So can I technically say, I should not be saying it, but think about it, if you're a practicing chartered accountant, accepting an audit is like an investment. Because अगर कंपनी ग्रो करेगा तो मेरा ऑडिटिंग सर्विसेज का स्कोप भी ग्रो करेगा और मेरा रेवेन्यू भी ग्रो करेगा ना यार. अगर कंपनी का ग्रोथ ही नहीं होगा तो मेरा ऑडिट फीस कैसे बढ़ेगा? एंड आई एम नॉट सेइंग कि कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली ऑडिट फीस बढ़ना चाहिए, सब्जेक्टिव है, देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, बट आई एम ट्राइंग टू से आप जब एक कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो, ये भी आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, और आप इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके रैंडमली नहीं करते हैं. अब मेरा बात समझ रहे हैं क्या? तो इसीलिए बिफोर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट एंगेजमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको उस कंपनी का बिजनेस समझता है? क्या आपको उस इंडस्ट्री के बारे में अंडरस्टैंडिंग है? एक एग्जांपल बोलता हूं. लेट्स से आपने आर्टिकलशिप के अंदर 3 साल तक पूना में आर्टिकलशिप किया. पूना में जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है वो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. कौन सा इंडस्ट्री है? ऑटोमोटिव. मतलब जो हमारे ऑटोमोटिव के स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो काफी मैन्युफैक्चर होते हैं पूना के अंदर. लेट्स से आपने ऑटोमोटिव सेक्टर में काम किया, सडनली सीए बनने का प्रैक्टिस शुरू किया आपने. प्रैक्टिस करने के बाद एक इंश्योरेंस कंपनी आपके पास, एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं होता नॉर्मली, नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी तुमको अप्रोच करता ऑडिट करने के लिए. तुम्हें कोई इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करने का एक्सपीरियंस ही नहीं है. कभी कभी हो सकता है कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ठीक है, पर तुम खुद को भी क्वेश्चन करो, क्या तुम भी केपेबल हो इस कंपनी को ऑडिट करने के लिए? Just by having a qualification does not give you an eligibility to do any kind of work. Do you get my point? Yes, I understand you are a qualified chartered accountant. Yes, I understand you have some experience. But क्या relevant industry experience भी है? तो point number 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के बिजनेस को समझने का, उसके एनवायरमेंट को समझने का, खुद से भी क्वेश्चन पूछने का. ये सब समझने के बाद में क्या मैं सही में जस्टिफाई कर पाऊंगा इस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करके, वो मेरे लिए स्टेप नंबर 1 बनेगा. समझ में आया क्या? समझा? देखो पॉइंट नंबर 2. Number 2, agreeing with the terms of engagement. 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 ये क्या है? What is this point number 2? What is this engagement terms? Any example? कुछ आपका अंडरस्टैंडिंग? पॉइंट नंबर 1 समझ में आया सबको? पक्का? अरे हाँ या ना? What is engagement terms? What do you think? Engagement here is a particular, you can say, एक क्लाइंट के लिए आप जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो ना, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम एंगेजमेंट बोल सकते हैं. सो आई एम ट्राइंग टू से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट. देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिट फर्म एंड द क्लाइंट. देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिट फर्म एंड द क्लाइंट. नाउ देयर इज अ लेटर, इट्स कॉल्ड एज एंगेजमेंट लेटर. क्या होता है? एंगेजमेंट लेटर. मतलब बेसिकली हम किसी से भी जब सर्विसेज लेते हैं तो उससे एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. ये ऑडिट के अंदर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है एंगेजमेंट लेटर. क्या कहलाता है? एंगेज. बेसिकली उस लेटर में लिखा जाएगा आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, कितना फीस चार्ज करने वाले हो, आपका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब कुछ इस एक लेटर के अंदर आएगा. ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? ऑडिटर एंड क्लाइंट के बीच में. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. हु डू यू थिंक विल प्रिपेयर दिस एंगेजमेंट लेटर? ये कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाएगा? क्लाइंट बनाएगा, ऑडिटर बनाएगा? समझ में आया क्या एंगेजमेंट लेटर क्या है? पहले तो पक्का. हु विल प्रिपेयर दिस लेटर? क्लाइंट विल प्रिपेयर या ऑडिटर विल प्रिपेयर? ये दोनों साथ में बैठ के बना सकते हैं चाय पीते पीते. ऐसा नॉर्मली सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बनाता है. नॉर्मली सर्विस प्रोवाइडर क्या बनाता है? सर्विस को. यहां पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है? ऑडिटर है.
तो ऑडिटर ने एंगेजमेंट लेटर का ड्राफ्टिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ड्राफ्टिंग। ऑब्वियसली उस एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या आएगा इसके बारे में प्रिलिमिनरी कुछ डिस्कशन हुआ होगा क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में, उस डिस्कशन के बेसिस के ऊपर ये एंगेजमेंट लेटर बनाया जाएगा। तो आइडियली ऑडिटर ये एंगेजमेंट लेटर बना करके क्लाइंट को देता है, क्लाइंट उसको अगर एक्सेप्ट करता है तो ऑडिटर भी उस पर साइन करके आगे बढ़ता है और ऑडिट शुरू करता है। पर विदाउट साइनिंग दैट एंगेजमेंट लेटर आइडियली ऑडिट शुरू नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। उसके बाद यू आर प्रिंसिपली इन अग्रीमेंट कि हां मैं इस कंपनी को ऑडिट कर सकता हूं एज अ ऑडिटर। तो तुम क्लाइंट से डिस्कस करते हो, टर्म्स को फाइनलाइज करते हो, उन टर्म्स को एक एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करते हो। वो है मेरा स्टेप नंबर 2। लिखा आपने स्टेप नंबर 2? अब एक काम करो, स्टेप नंबर 2 आपने जो लिखा ना अग्रीइंग विद द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, वहां लिखो रेफर SA 210, रेफर SA 210, रेफर SA 210। और कल भी मैंने आपको बोला था ऐसे हियर स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, याद है क्या? तो क्या होता है ऐसे 210, ये हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको 5 स्टेप समझा रहा हूं कि ऑडिट के कोर 5 स्टेप्स क्या है इन जनरल। ये एग्जाम में नहीं आने वाले कभी भी, पर ये जब तक समझ में नहीं आएंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इस पॉइंट 1 एंड 2 क्लियर टू यू। पॉइंट नंबर 3, प्लानिंग, और यू कैन यूज द वर्ड ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग, कैन यू स्टार्ट दी ऑडिट विदाउट प्लानिंग? वाई? क्या तकलीफ? ऑडिट मतलब क्या? चेक ही तो करने का ना यार, किसी को 4-5 लोगों को भेजना, चेक करना शुरू कर दो। सी इफ इट्स अ स्मॉलर कंपनी यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड डू विदाउट प्लानिंग, इट्स फाइन। इफ इट्स अ बिगर कंपनी देयर कैन बी n नंबर ऑफ ब्रांचेस, पता ही नहीं चलेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल रेवेन्यू ऑफ 100, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 का जो रेवेन्यू है कंपनी का, वो कितने प्रोडक्ट से आ रहा है, कितने सर्विसेज से आ रहा है, वो प्रोडक्ट्स का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेगमेंट रिपोर्टिंग सुना है क्या? सेगमेंट रिपोर्टिंग। एक कंपनी के रेवेन्यू को सेगमेंट बाय सेगमेंट डिवाइड करते हैं। मतलब बेसिकली पता चलना है ये 100 रुपए एक्चुअली आ कहां से रहा है। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉकिंग अबाउट अ कंपनी लाइक एप्पल, एप्पल का अगर रेवेन्यू 100 है, वो 100 का रेवेन्यू में से कितना कंपोनेंट आईफोन का है, कितना कंपोनेंट आईपैड का है, कितना कंपोनेंट मैक का है, और मे बी फ्यूचर के अंदर आपने सुना होगा एप्पल टीवी प्लस करके आ गया, नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग सर्विस है, उसका कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। एज अ ऑडिटर यू कैन नॉट जस्ट जंप टू अ कंक्लूजन, आपको देखना भी पड़ेगा ना कहां कितना रिस्क इन्वॉल्व है। क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा है, जहां रिस्क ज्यादा रहेगा वहां ज्यादा चेकिंग भी करना पड़ेगा आपको। तो रिस्क कहां है, कितना चेकिंग कहां करूंगा, सिंपल चीज। एक ऑडिट फर्म में 100 एम्प्लॉइज है, क्या सबको ऑडिट के लिए भेजूंगे एक कंपनी के लिए? मेरे पास में n नंबर ऑफ एंगेजमेंट्स रहेंगे, किस एम्प्लॉय को किस एंगेजमेंट में हायर करूंगा, हियरार्की कैसे रहेगा, ये सब कुछ ऑडिट प्लानिंग में आने वाला है। ऑडिट प्लानिंग एटलीस्ट विल स्पेंड मेरे हिसाब से 7 to 8 लेक्चर्स ओनली टू डिस्कस प्लानिंग। पर अभी के लिए विदाउट प्लानिंग ऑडिट का एग्जीक्यूशन शुरू नहीं होता, वो मेरे लिए बनता है स्टेज नंबर 3। बात समझ में आया? पॉइंट नंबर 4, एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान। 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 यहां पर एक्चुअल चेकिंग रहेगा, मतलब आप किस किस एरिया में किस तरीके से सैंपलिंग लगाओगे, कैसे एविडेंसेस को ऑब्टेन करोगे, ये प्रॉपर एग्जीक्यूशन है। रादर मेजोरिटी चैप्टर्स जो आपके हैं वो पॉइंट नंबर 4 जो है ना, पॉइंट नंबर 4, मेजोरिटी लोग ऑडिट शुरू ही स्टेज नंबर 4 से करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वही एक्चुअल ऑडिट है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने ये बोला भी होगा, अनफॉर्चुनेटली ऑडिट मतलब टिक्की मार रहे होते हैं। सुना होगा ना आपने, चेक करने का, इधर से मैच करने का, ऐसा इट डजंट वर्क लाइक दैट। वैसा होता है, दैट इज 20%, 80% में दिमाग चाहिए होता है, वही हमको पढ़ने का है। ठीक है, लास्ट पॉइंट नंबर 5, ये सब खत्म करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट राइट डाउन, ऑडिट रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन्स। ऑडिट रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन्स। रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन्स सब खत्म करने के बाद में फाइनली आपको ऑडिट रिपोर्ट बना करके देना पड़ेगा, वो आपका आखिरी स्टेज होता है। सर सिंपल अगर देखें ना, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, जनरल 3 स्टेजेस हैं। उसके आगे आपने 2 फालतू में ऐड कर दिया, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और दूसरा एंगेजमेंट टर्म्स। बुक्स के हिसाब से भी 3, 4, 5 ही है, मैंने 1 and 2 ऐड किया बिकॉज दोनों का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। उसके बिना रियल लाइफ के अंदर आप एक्चुअली ऑडिटिंग का शुरुआत नहीं करते। अभी के लिए 5 स्टेप्स क्या, इतना समझ में आया क्या? सर आपने क्यों बताया? अब जरा ढंग से सुनना 1 मिनट के लिए। हमारे पास जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना बेटा, ये अलग अलग सीरीज दिए हुए हैं। वी हैव अ 200 सीरीज, 300 सीरीज, 400 सीरीज, 500, 600, 700।
800 भी है पर आपके सिलेबस में नहीं है, 800 भी पर आपके सिलेबस में नहीं है। ये जो सीरीज भी है इसमें बहुत सारे टोटल 35-36 एसेज हैं, समझ रहे हो। अब यार आदमी क्या सोचेगा मेरे को सबका नंबर नाम याद रखना पड़ेगा, हाँ एक्चुअली रखना मेरे हिसाब से फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल आपको याद होना चाहिए। क्या उसके लिए मार्क्स का इंपैक्ट बिल्कुल आता है, आर्ग्यू करने का नहीं, मैं तुमको बताएगा 100% है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिल्कुल है, पर थोड़ा लॉजिकली सोचा ना तो ही पॉसिबल है। अब यार डायरेक्टली इतने सारे एसेज हैं, जैसे 200 के अंदर क्या है, 210 रहेगा, 220 रहेगा, 230 है, ऐसे देयर आर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स। अच्छा तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन भी आएगा, सर ये AS1 जैसे 1 से क्यों शुरू नहीं होता है, फिर 1 2 3 से चलता है, यहां पे 201 क्यों नहीं आया है, समझ रहे हो। कोई आंसर नहीं है उसका, कोई आंसर नहीं है। बहुत ढूंढा मैंने, जब आदमी ऐसी चीज पढ़ाता है पहले यही सोचता है बच्चा घटिया क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन खुद से यही पूछा, कोई लॉजिक नहीं है। एक ही लॉजिक है, ऑडिटिंग अपने आप में एक ओपन इंडस्ट्री है, जैसे से नई चीजें आती जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया में एक नया स्टैंडर्ड बनते जाएगा। सो देयर हैज टू बी अ गैप इन द मिडिल सो दैट आई कैन इंट्रोड्यूस न्यू स्टैंडर्ड्स। नाउ व्हाई देयर इज अ गैप इन एवरी सीरीज, क्योंकि हर सीरीज का एक रेलेवेंस है। आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑडिट, वो पूरे के पूरे 200 सीरीज में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिट मतलब ऑडिटर का ड्यूटी क्या होता है, फ्रॉड्स के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ऑडिट के अंदर। एक नया इंसान अगर कुछ नया पढ़ने का ट्राई कर रहा है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स 200 सीरीज में मिलते हैं। पूरा प्लानिंग जो है वो 300 में मिलता है। कहां मिलता है, 300 में। 4, 5, 6 तीनों एग्जीक्यूशन के लिए, किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। एंड जो रिपोर्टिंग है उसके लिए 700 है। मतलब लॉजिकली अगर आप 5 स्टेप्स देखो, सबसे आखिरी सीरीज रिपोर्टिंग के लिए दिया, उसके पहले के 3 सीरीज एग्जीक्यूशन के लिए दिया, प्लानिंग के लिए क्या दिया, 300 सीरीज दिया। सर कैसे, वो इंडिविजुअल जब हम डिस्कस करेंगे आपको समझ में आते जाएगा। अभी ब्रॉडर लेवल, अभी बात सोचो, क्वेश्चन आया प्लानिंग के ऊपर, तो कम से कम इतना दिमाग होना चाहिए 300 में जाने का है। बेटा तेरे पीछे खड़ा हो जा, हाँ नहीं तू नहीं, बट हाँ तू तेरे पीछे वाला, हाँ प्लानिंग के लिए कौन सा सीरीज बोला बेटा मैंने अभी, 300 बोला, पक्का गलत लिखा है वो। करना फोकस यार, बट कुछ नहीं आता तुमको, कहीं को सुन तो सही, कम से कम ज्यादा लिखने के लिए भी नहीं बोला, सुन तो लो कम से कम। और प्लीज ऐसा मत सोचना मैं 4 लोगों पे फोकस करेगा, मेरे को सब दिखते रहते हैं। उधर से आया कुछ कम साल पहले और तुमसे बहुत खराब था, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो मेरा बात, तुम कुछ भी नहीं है। सो जब तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्लानिंग के ऊपर, एटलीस्ट थोड़ा दिमाग रहना चाहिए मेरे को 300 सीरीज में जाने का है। और जब तुमको प्लानिंग 300 मालूम है तो उसमें टोटल 4 ही एसेज हैं, 300, 315, 320, 330। अब वो 4 में से एक पिक करना आसान है आउट ऑफ 36 के कंपैरिजन में। इसीलिए थोड़ा पता होना चाहिए 5 स्टेप्स क्या है, 5 स्टेप्स का स्टैंडर्ड्स की सीरीज में फ्लो क्या है, और जब इंडिविजुअल एसेज डिस्कस करोगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव होगा। इसीलिए बोल रहा हूं, रादर देन जंपिंग 200 का नाम नहीं, वेट, पहले वो 5 स्टेप समझ ले, 5 स्टेप का फ्लो क्या है वो समझ ले। बात समझ में आया क्या, मतलब सर वो जो 5 स्टेप्स है उनको ही इन सीरीज में डिवाइड कर दिया है। जो रिपोर्टिंग वाला है वो कहां पर है, 700 के अंदर है। जो एग्जीक्यूशन वाला वो कहां पर है, 4, 5, 6 के अंदर है। रादर इनके अंदर भी ना 4 का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, 6 का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, 5 वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। एंड ट्रस्ट में अगर आप सब सुनेंगे ना, उसका बहुत आसान रहेगा क्वेश्चन में प्रिडिक्ट करना कि इसके लिए कौन सा रेलेवेंट ऐसे, क्योंकि उसके लिए सिर्फ दिमाग चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए ठीक है भाई थर्ड पार्टी का काम का इस्तेमाल किया 600 में ही है सिर्फ। And you will be able to come to a conclusion without putting in a lot of efforts because it's a very very simplified scenario. बात समझ में आया क्या, अभी के लिए सब ठीक है। अब नॉर्मली आप क्या सोचोगे, 5 स्टेप में से सर कहां से शुरुआत करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप से शुरू करना चाहिए। हम करेंगे 5th स्टेप से शुरुआत, आखिरी से। क्यों बोलता हूं, मैं तुमको सब बता दूं, लास्ट में पता ही नहीं जाना किधर है। आई ऑलवेज बिलीव द अदर वे राउंड, जो भी मैं पढ़ने वाला हूं उसका फाइनल इंपैक्ट कहां पर आएगा मेरे को वो पता होना चाहिए। इसीलिए पहले ऑडिट रिपोर्टिंग पढ़ेंगे। आई प्रॉमिस यू जब हम रिपोर्टिंग शुरू करेंगे आपको तकलीफ होगी, 100% होनी ही चाहिए, पर आपको 15-20 दिन बाद में बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले 3 दिन 5 दिन ट्रबल में रहो, आगे के 40 दिन अच्छे करने के लिए।
समझ लो क्या मेरा बात? एंड आपको सब कुछ रेलेवेंट लगेगा अगर आप सही में रिपोर्टिंग से शुरुआत करते हो तो सर कैसे शुरुआत करेंगे? लेट्स स्टार्ट विद द ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्टली. हम स्टेज नंबर 5 से शुरुआत करेंगे, सीरीज नंबर जो 700 है वहां से शुरुआत करेंगे. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. एक काम करो, नोटबुक्स निकालो, गिव एन नेक्स्ट हेडिंग. नोटबुक्स निकालो, गिव एन नेक्स्ट हेडिंग. अभी तक इंट्रोडक्शन टाइम पास सब खत्म हो चुका है, अब हम सीधा काम की बात करना शुरू करेंगे. नोटबुक्स, गिव हेडिंग SA 700. नाम लिखो SA 700. Forming an opinion on financial statements. Forming an opinion on financial statements. SA 700. Forming an opinion on financial statements. Forming an opinion on financial statements. अब जरा यहां पे आ जाओ शांति से, बहुत मजा आएगा. ऑनेस्टली इंटरेस्ट अगर लोगे तो बहुत ही मजा आएगा. देखो बेटा, हमने कल जब डेफिनेशन पढ़ा था ऑडिट का, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? एग्जामिन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. लास्ट में क्या बोला था? एक ऑडिटर को हमेशा अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है. क्या एक्सप्रेस करना होता है? ओपिनियन. कहां एक्सप्रेस करना होता है? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. और हम ऑडिट रिपोर्ट से पढ़ना शुरू करें तो पहले ओपिनियन क्या होता है ये तो पता होना चाहिए. आपने बहुत बार कहीं ना कहीं बीकॉम में पढ़ा होगा या सुना होगा पक्का से. Do you know there is something called as audit opinion? Can you tell me, are there different types of audit opinion? Are there different types of audit opinion? सुना होगा कहीं ना कहीं तो यार पक्का से. See, audit is not a subject जो तुमने कभी सुना ही नहीं होगा थोड़ा बहुत भी. At least कहीं तो आवाज थोड़ा. Types of opinion. Any guesses? कौन कौन से और कितने? 5? कौन कौन सा? Qualified, disclaimer, एडवर्स. एडवर्स एक बार हो गया, 3 बार रिपीट थोड़ी करेंगे. क्वालिफाइड हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, एडवर्स हो गया और डिसक्वालिफाइड. और 5 बोला, अभी 4 ही बोल रहे हैं. 4 ही हैं. लिखो पॉइंट नंबर 1, टाइप्स ऑफ ओपिनियन. देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ओपिनियन. मेरे को मालूम है. लिखो पॉइंट नंबर 1, टाइप्स ऑफ ओपिनियन. और इतने यूजलेस हो दिखाने के बावजूद भी 4 बोले तुमने. ये स्लाइड मैंने गलती से ओपन कर दिया था. टाइप्स ऑफ ओपिनियन डिवाइड इन 2 पार्ट्स. टाइप्स ऑफ ओपिनियन डिवाइड इन 2 पार्ट्स. नंबर 1, अनमॉडिफाइड ओपिनियन. नंबर 1, अनमॉडिफाइड ओपिनियन. एंड नंबर 2, मॉडिफाइड ओपिनियन. नंबर 1, अनमॉडिफाइड ओपिनियन. एंड नंबर 2, मॉडिफाइड ओपिनियन. अंडर मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफाइड है ना, उसके नीचे 3 वर्ड्स आएंगे. अंडर मॉडिफाइड 3 वर्ड्स लिखो. वापस से बोल रहा हूं, अंडर मॉडिफाइड. नंबर ए, क्वालिफाइड ओपिनियन. अंडर मॉडिफाइड नंबर ए, क्वालिफाइड ओपिनियन. नंबर बी, एडवर्स और नेगेटिव ओपिनियन. एडवर्स और नेगेटिव ओपिनियन. Adverse or negative opinion. And number C, disclaimer of opinion. Number C, disclaimer of opinion. Qualified, adverse, disclaimer. Please, ये जो word modified था ना, उसके ब्रैकेट्स में लिख दो रेफर SA 705. मॉडिफाइड वर्ड के ब्रैकेट्स में लिख दो रेफर SA 705. 705 लिखा? पक्का? अंडर अनमॉडिफाइड राइट डाउन, ऐसा एरो बना के. अंडर अनमॉडिफाइड राइट डाउन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लीन ओपिनियन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लीन ओपिनियन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन. क्लीन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन. क्लीन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन. ढंग से सुनने का, 2 मिनट शांति से आराम से. पहली बात तो ये, तुम लोग गलत नहीं थे फिर भी गलत थे. ओपिनियन हमेशा, अगर आप एक ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे, 2 ही टाइप के होते हैं.
ध्यान रखना, या तो वो क्या कहलाएगा, मॉडिफाइड कहलाएगा, क्या कहलाएगा अदरवाइज अनमॉडिफाइड। सर वाई अनमॉडिफाइड, वाई मॉडिफाइड, वही बताने का ट्राई करूंगा, ढंग से सुनना समझना। पहले बोल रहा हूं, यहां से अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट आने वाले 2-3 दिन के अंदर 50% भी समझा ना, तुम आगे बहुत खुश रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर ना, ये पूरा ऑडिट रिपोर्ट ना एक चैप्टर ऐसे आएगा। और याद है मैं बोला था चैप्टर से तो मैं जाने वाला हूं लास्ट के अंदर, आई विल गो देयर वंस अगेन, बट ट्रस्ट मी वो सिर्फ मेरे लिए फॉर्मेलिटी रहेगा कि मेरे को जाने का, बिकॉज बाय दैट टाइम यू विल बी एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। तो थोड़ा ट्राई करना, सुनने का, सब कुछ रिलेटेड है, धीरे धीरे बात करेगा और 2-3 चीजों से कनेक्ट करके बताएगा, तुमको समझेगा। अभी के लिए देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज क्वालिफिकेशन, एक वर्ड है क्या, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन नॉर्मल लाइफ में पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है यार। क्वालिफिकेशन मतलब नॉर्मली हम लोग बोलते हैं एक इंसान ज्यादा अच्छा केपेबल, उसकी कैपेबिलिटी को पोर्ट्रे करता है, मतलब जितना ज्यादा क्वालिफिकेशन उतना अच्छा इंसान है। तो क्वालिफिकेशन इज मोर ऑफ अ पॉजिटिव वर्ड। इन ऑडिट क्वालिफिकेशन इज अ नेगेटिव वर्ड। इन ऑडिट क्वालिफिकेशन इज अ नेगेटिव वर्ड। अगर मैं बोलता हूं किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया मैंने, इवैल्यूएट किया, एग्जामिन किया, और मुझे कोई भी सिग्निफिकेंट गलती नहीं मिलती है, सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन किया, इवैल्यूएट किया, और मुझे कोई भी सिग्निफिकेंट गलती नहीं मिलती है, मतलब मुझे कोई क्वालिफिकेशन नहीं मिलता है। मतलब मुझे क्या नहीं मिलता है, क्वालिफिकेशन। आई एम ट्राइंग टू से मुझे कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं मिल रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लुक्स गुड, दे लुक अप्रोप्रिएट टू मी, तब आप बोलते हो मुझे क्वालिफिकेशन देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मेरा ओपिनियन क्या कहलाएगा, क्लीन ओपिनियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लीन ओपिनियन। अब वो क्लीन रिपोर्ट बोल दो, और टेक्निकल वर्ड है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। टेक्निकल वर्ड क्या है, अनक्वालिफाइड। वाई दी अनक्वालिफाइड वर्ड, बिकॉज देयर इज नो क्वालिफिकेशन। वाई दी अनक्वालिफाइड वर्ड, बिकॉज देयर इज नो क्वालिफिकेशन। और तीसरा वर्ड जो दिया है वो दिया अनमॉडिफाइड। क्या वर्ड दिया है सर, वाई अनमॉडिफाइड, बिकॉज बेटा ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है, और जो फॉर्मेट बनाया गया है ना, वो क्लीन रिपोर्ट के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, क्लीन रिपोर्ट के लिए। तो नॉर्मल असम्पशन क्या है, एक बात सोचो, कल भी मैंने बोला था ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। नॉर्मली कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे होते हैं, समझ रहे मेरा बात। तो नॉर्मली कंपनीज में कौन सा रिपोर्ट आता है, क्लीन रिपोर्ट आता है। कौन सा रिपोर्ट आता है, तो नॉर्मल फॉर्मेट क्लीन रिपोर्ट के हिसाब से बनाया। जब आपको लगता है कंपनी में कुछ ज्यादा मेजर गलतियां नहीं है, सब ठीक लग रहा है, तो आप क्लीन रिपोर्ट ही दोगे। मतलब आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है ना, उसे बदलने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है ना, उसे बदलने की जरूरत नहीं है। मतलब आई डोंट हैव टू मॉडिफाई द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। दैट इज वाई आई यूज द वर्ड अनमॉडिफाइड ओपिनियन। That is why I use the word unmodified. Why unmodified? Because standard format is for a clean report. So I can say clean report बोलो, unqualified बोलो, unmodified बोलो, they mean the same thing. समझा क्या? तुमने देखो वही लिखा है क्या? अनमॉडिफाइड के नीचे क्या लिखा है, अनक्वालिफाइड भी बोल सकते हो या क्लीन रिपोर्ट। वाई अनक्वालिफाइड, बिकॉज देयर इज नो क्वालिफिकेशन। व्हाट इज क्वालिफिकेशन, कुछ सिग्निफिकेंट गलती होना। व्हाट इज क्वालिफिकेशन, कुछ सिग्निफिकेंट गलती हो। डरो मत, क्वालिफिकेशन वर्ड भी डिफाइंड है, हम जाने वाले हैं। अभी के लिए मान लो क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, कोई सिग्निफिकेंट गलती। अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई सिग्निफिकेंट गलती नहीं मिलती है, कैन आई गिव अ क्लीन रिपोर्ट? यस। क्लीन रिपोर्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, और कैन आई ऑल्सो यूज द वर्ड अनमॉडिफाइड। वाई अनमॉडिफाइड, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मेट को बदलने का जरूरत। सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, अभी डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, डोंट वरी। बात समझ में आया क्या? सर अगर मुझे कोई गलती मिल जाए, अगर मुझे कोई सिग्निफिकेंट गलती मिल जाए, सर गलती का मतलब मिसस्टेटमेंट, क्या मिल जाए, मिस्टेक, पर सर इट शुड बी अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इट शुड बी अ, मैंने बताया था मटेरियल वर्ड का मतलब क्या, कल याद है, याद आ रहा है? सो अगर सर ऑडिटर को कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाएगा तो क्लीन रिपोर्ट तो नहीं आ सकता, तो क्लीन रिपोर्ट तो नहीं आ सकता। कहने से मुझे स्टैंडर्ड रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या बोलते हैं? अब वो मॉडिफाइड में कौन सा आएगा वो समय बताएगा जब हम 705 पे जाएंगे। जब हम कहां जाएंगे? 705। अभी हम है कहां पर? 700 में। नाम देखो ऊपर, ऐसे 700, और देखो नाम क्या लिखा आपने, फॉर्मिंग एन ओपिनियन। मतलब नॉर्मली एक ओपिनियन देने से पहले ऐसे 700 पढ़ना चाहिए। बात समझ में आया क्या? इतना बात समझ में आया क्या? पक्का? और अंडरस्टैंडिंग आएगा। आगे बढ़ते थोड़ा सा काम करो। लिखो पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ ओपिनियन। डरो मत, मॉडिफाइड नहीं पढ़ा है, 705 में पढ़ाएगा, डोंट वरी। लिखो पॉइंट नंबर 2, contents of audit report. Contents of audit report. Contents or elements of audit report. Contents or elements of audit report. देखो 2:45 बजे का समय आ रहा है, प्लीज बी केयरफुल। एंड ये तो और ही खतरनाक है, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के बताएगा और तुमको समझ में आ रहा है कुछ ज्यादा तो है नहीं। वेट फॉर इट। आपने क्या लिखा? एलिमेंट्स और कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट।
अब मेरा बात सुनना शांति से 2 मिनट के लिए और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। देखो, ऑडिट रिपोर्टिंग में कुछ एसेस दिए हुए हैं, दिख रहा है कि एसएस 700 जहां पर हम है अभी, एक कुछ तो एसएस 705 भी दिख रहा है, एक 706 भी दिख रहा है। ओरिजिनली ये 3 एसेस थे, अब उनको रिवाइज कर दिया गया है। नाउ देयर इज अ रिवाइज्ड एसए 300, देयर इज रिवाइज्ड 705, रिवाइज्ड 706 एंड कैन यू सी देयर इज अ न्यू एसए 701। समझ रहा है क्या मेरा बात? उसका नाम है की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। मजा आएगा बहुत। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बट देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, ऊपर देखो क्या लिखा है, मतलब जिन कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, जिन कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, मतलब जो लास्ट ईयर था, उसके ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट्स दिए हैं उसके लिए आपको रिवाइज्ड एसेस फॉलो करने चाहिए थे। देखो, मतलब प्रैक्टिकली आप बोल रहे हो सर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए बाय डिफॉल्ट ये रिवाइज्ड एसेस एप्लीकेबल हो चुके हैं, ये एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो हम क्या करें, रिवाइज पढ़ें डायरेक्टली, या एक ऑप्शन है सीधा रिवाइज पढ़ते हैं, ओल्ड तो खत्म हो चुका है, या पहले ओल्ड पढ़ें फिर रिवाइज पढ़ें फिर कंपेयर करें। डायरेक्ट रिवाइज पढ़े ना, तुमको फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था, समझ रहे? पहले ओल्ड पढ़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बेटा बहुत सारी कंपनीज है जिनको मालूम भी नहीं है बदल गए हैं। मतलब आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द पीपल स्पेसिफिकली, बट पीपल डोंट नो देयर इज अ चेंज, बिकॉज लिस्टेड कंपनीज के केस में होता है एंड वो नंबर बहुत कम है, बाकी कंपनीज बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो शायद आर्टिकलशिप में गया, मैंने तेरे को नया फॉर्मेट पढ़ाया, तूने देखा ओल्ड फॉर्मेट और तेरे को ओल्ड फॉर्मेट मालूम ही नहीं, देख के बोलेगा उसने गलत पढ़ाया था। जजमेंट फॉर्मेशन इन इंडिया फर्स्ट डे होता है, समझ रहे हो मेरे बात? बिकॉज वी आर जजमेंटल इंडियंस, डजंट मैटर। द पॉइंट नंबर 1 इज ओल्ड फॉर्मेट भी काम का है, रिवाइज्ड भी काम का है, और जब दोनों पढ़ोगे तो ही समझेगा रिवाइज क्यों लाया था, और समझना जरूरी है। तो पहले हम पढ़ेंगे ओल्ड, फिर हम पढ़ेंगे रिवाइज्ड, पेशेंस चाहिए, ठीक है? तो जो एलिमेंट्स लिखा है वहां नीचे लिखो, पॉइंट नंबर ए, ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। बेटा एक कारण और भी है पढ़ाने का, कोई बड़ा बात नहीं, आईसीए केस स्टडी पे सिचुएशन देगा जहां ओल्ड फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन रहेगा, समझ रहे हो मेरा बात? और वो डिफरेंस ही पूछेगा ओल्ड और रिवाइज के अंदर। मैं तुमको ऐसा क्वेश्चन दिखाएगा अभी जो इतना ड्रैकोनियन बन सकता है, अगर दोनों फॉर्मेट आएंगे तो ही क्वेश्चन समझेगा, आंसर नहीं, क्वेश्चन समझेगा, समझ रहे हो मेरा बात? अदरवाइज तो ऑप्शन नहीं है बाय डिफॉल्ट। तो पहले शुड वी स्टार्ट विद ओल्ड फॉर्मेट, करें शुरुआत? चलो लेट्स गो टू ऑडिट रिपोर्ट। एक ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं। अभी तक जितना बोल रहे हैं उसका थोड़ा पार्ट समझ में आ रहा है? चलो लेट्स गो टू ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। तुमको 1-2 रिपोर्ट दिखाते हैं। ये मेरे को बहुत कंपनी पसंद है यार, और बहुत सालों से पसंद है, समझ रहे हो? तो शुरुआत तो हमेशा से करूंगा, इसके बाद हम स्पाइस से टीसीएस पे जाएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, एचडीएफ सब पे जाएंगे, पर शुरुआत हमेशा इधर से करेंगे। देखो जरा सबसे पहले क्या लिखा है, लुक एट द फर्स्ट हेडिंग, क्या दिख रहा है? हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर है, समझ रहे हो? मतलब क्लियरली सर ये तो टाइटल लिख रहा है, तो काम करते हैं फटाफट से, नोटबुक निकालो। तुमने क्या लिखा था? एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लिखा तुमने, उसमें नंबर ए लिखा ओल्ड फॉर्मेट। तो ओल्ड फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आएगा? लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखो पॉइंट नंबर 1 टाइटल, लिखो पॉइंट नंबर 1 टाइटल। सामने रिपोर्ट रहेगा, लिखते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, दोनों चीज चलते रहेगा, क्योंकि सिर्फ मैंने बोला तो तुम सो जाएगा। नंबर 1 टाइटल, डैश करके लिखो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, टाइटल डैश करके लिखो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब ये तो हर किसी के ऑडिट रिपोर्ट के हमेशा स्टार्टिंग में यही आने वाला है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब वो राइट अलाइनमेंट रहे, लेफ्ट अलाइनमेंट रहे, मिडिल अलाइनमेंट रहे, फर्क नहीं पड़ता, यही रहेगा, साइज अलग अलग हो सकता है पर यही रहेगा। नेक्स्ट, कैन यू सी उसके नीचे क्या लिखा है? टू द, मतलब ये रिपोर्ट किसके लिए बना है? अरे आई मीन टू से, वो लाइन का मतलब है ये रिपोर्ट किसके लिए बना है, समझा क्या मेरा बात? मतलब ये रिपोर्ट किसको एड्रेस किया जा रहा है, समझा क्या? लिखो पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो भी है 2, 1 जो भी है तुम्हारा, अड्रेसी, अड्रेसी मतलब किसको एड्रेस किया जा रहा है? अड्रेसी डैश करके लिखो टू द मेंबर्स ऑफ, अड्रेसी डैश करके लिखो टू द मेंबर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, टू द मेंबर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। टाइटल हो गया, मतलब भाई ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किसके लिए है सर? मेंबर्स के लिए। बात समझ में आएगा? सर यूजर्स बहुत सारे हैं, पर एक्चुअली में हम हमेशा जब एड्रेस करते हैं मेंबर्स को ही एड्रेस करते हैं। इस पॉइंट नंबर 1 एंड 2 क्लियर टू यू?
नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, रिपोर्ट ऑन, मतलब इसके अंदर कंटेंट है सर, इट्स लाइक अ हेडिंग कि हमने रिपोर्ट दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। देखो जरा क्या लिखा अंदर, वी हैव ऑडिटेड, क्या ऑडिट किया सर हमने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ स्पाइस जेट लिमिटेड विच कंप्राइजेस, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, याद है क्या सब बट यहां पर एसओसी नहीं दिख रहा है, यहां पर क्या नहीं दिख रहा है, एसओसी, याद आ रहा है क्या, क्योंकि मैंने बोला था एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस तब तक नहीं आया था, ये 2015 का रिपोर्ट है, समझ रहे हो मेरा बात। अभी का जो तुमको लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाएगा वहां पर तुमको एसओसी भी मिलेगा। अभी के लिए कैन आई से इट्स मोर लाइक अ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कि भाई हमने क्या किया, ऑडिट किया, किसका ऑडिट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, पीएनएल, ब्ला 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 ब्ला, समझा क्या। लिखो पॉइंट नंबर 3, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और ओपनिंग पैराग्राफ। पॉइंट नंबर 3, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और ओपनिंग पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और ओपनिंग पैराग्राफ, डैश करके लिखो। इट जनरली इंक्लूड्स company's name and a statement that auditor has performed, a statement that auditor has performed audit of financial statements for a relevant period, बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। हमने ऑडिट किया है इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ईयर आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है वो आएगा, कंपनी का नाम आएगा, हमने ऑडिट किया ये स्टेटमेंट आएगा। क्या तुम्हारे सामने सब कुछ वही लिख रहा है क्या, अरे ठीक लग रहा है क्या, पक्का। टाइटल आ गया, एड्रेस आ गया, ओपनिंग पैराग्राफ आ गया, ठीक लग रहा है यहां तक। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, लुक एट द नेक्स्ट हेडिंग, क्या लिख रहा है वो, मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे मैं कल से की बात बोल रहा हूं बार बार, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर उसके अलावा भी मैनेजमेंट की बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट कहना इसे प्राइमरीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, मैनेजमेंट का। पर सर ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उन्हें एग्जामिन करके उस पर ओपिनियन देना। अब एक काम करना, नोटिस करना जरा नीचे नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा देखो, सिर्फ पहला लाइन पढ़ के देखो, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू express an opinion on these financial statements based on our, मतलब क्लियरली सर अभी तक जो पढ़ा था वो ठीक लग रहा है। सी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द एंटायर ऑडिट रिपोर्ट ऑन डे 1, वो तो ऑब्जेक्टिव है, आखिरी दिन समझना चाहिए, पर डे 1 पे जहां हम जा रहे हो प्रोसेस ठीक लगना चाहिए। बात समझ रहे हो क्या, 100% लास्ट डे वापस इसी ऑडिट रिपोर्ट पे लेकर, इस पे नहीं, नए वाले पे लेके आएगा, उस ऑडिट रिपोर्ट पे तुमको यही बताएगा कि वहां हर लाइन तू समझ सकता है अगर तू थोड़ा अप्रोच ढंग से फॉलो करेगा तो। मतलब क्लियरली सर यहां पर ना मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये क्लियरली स्पेसिफाई किया गया। सर इनके बारे में और अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आएगा। अभी के लिए लिखो पॉइंट नंबर 4, स्कोप पैराग्राफ। आपने ओपनिंग लिखा, नेक्स्ट लिखो स्कोप पैराग्राफ, SCOPE, स्कोप पैराग्राफ, स्कोप पैराग्राफ, डैश करके लिखो। इट इंक्लूड्स management's responsibility, for preparation and presentation of financial statements, management's responsibility for preparation and presentation of financial statements, and auditor's responsibility to express his opinion on these financial statements, auditor's responsibility to express his opinion on these financial statements based on his audit. These financial statements based on his audit.
बेस्ड ऑन हिज ऑडिट। जो आपने स्टेटमेंट लिखा लॉजिकल लग रहा है क्या? जो कल डिस्कस किया अभी तक जो पढ़ा ठीक लग रहा है पक्का से? एक क्वेश्चन पूछता हूं, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू यू नीड टू कंप्लाई विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू यू नीड टू कंप्लाई विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? हाँ या ना? पक्का? क्या ये कंपनीज एक्ट में कहीं लिखा है? क्या ये कंपनीज एक्ट में कहीं लिखा है दैट कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना चाहिए जो एप्लीकेबल है? इज इट रिटन एनीवेयर इन कंपनीज एक्ट 2013? इफ यस, वेयर? What is 143 first of all? Powers SEBI. ऐसा बोला कि निकल जाएगा मैं किसी दिन। Powers and duties of auditor. 143 talks about powers and duties of the auditor. मेरा बात सुनो, वहां पर सबसेक्शन नंबर 9 एंड सबसेक्शन नंबर 10 ये क्लियरली बोलता है, ये ऑडिटर का ड्यूटी बनता है कि जितने भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, जितने भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, उन्हें फॉलो करते हुए ऑडिट करना चाहिए। 143 इज एप्लीकेबल फॉर द ऑडिटर, 143 इज एप्लीकेबल फॉर दी, पहले तो 143 क्या है, कंपनी चेक का सेक्शन, इतना तो समझ रहा है कम से कम। हाँ, तो 143 ऐसा बोलता है सबसेक्शन नंबर 9 एंड 10 के अंदर, ये ऑडिटर का ड्यूटी बनता है टू कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, टू कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एंड 133 में ऐसा बोला है, ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जरा नीचे आना, एक चीज नोटिस करना शांति से, एक लाइन देखो, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्लीज स्पेंड 2 minutes वेरी वेरी केयरफुली, is responsible for the matter stated in 134. ये तो तुमको मालूम ही नहीं क्या है। What is section 134? Board of Directors report. 134 is Board of Directors report. Subsection 5 is DRS, Directors Responsibility Statement. जाने दो, कोई बात नहीं, अरे आएंगे वहां पे यार, डोंट वरी, जब मैं कंपनी पे जाएगा वापस जाएगा वहां पे, अभी के लिए उसको जाने दो। इंपॉर्टेंट चीज देखना तुम जरा, जो इंपॉर्टेंट क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। आगे देखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट ब्ला ब्ला ब्ला, इन अकॉर्डेंस विथ accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under, मतलब ये बोल रहा है सिंपल शब्दों में, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल इंडियन गैप। कल भी बोला था ये वर्ड, अरे इंडियन गैप मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आता है उसमें, याद आ रहा है क्या? और सेक्शन 133 क्यों रेफर किया है? क्योंकि 133 लॉ में क्लियरली ऐसा बोलता है, ये कंपनी का ड्यूटी बनता है, while preparing financial statements they have to comply with all applicable accounting standards। अरे याद करो यार, 3 स्टेप भी, स्टेजेस दिए हैं, नया एएस या एसए अगर आएगा 3 स्टेजेस, आईसीआई रेकमेंड करता है, नाफरा, सेंट्रल गवर्नमेंट, अरे 133 में लिख के दिया है इडियट्स। उधर पहला लाइन ये बोलता है कि जितने भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कंपनी ने फॉलो करने चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर नहीं याद है तो ढंग से सुनना, 133 is for accounting standards, 133 is for accounting standards, we'll discuss that in detail। अभी के लिए 133 is for accounting, क्योंकि एग्जाम पता क्या आएगा, आई एम सॉरी बट ऐसा पूछ सकता है, एक कंपनी ने कोई तो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, इज दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी सेक्शन इन कंपनीज एक्ट 2013? तेरे को मालूम तो होना चाहिए कि सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई डोंट वांट देम टू डू दिस बट दे कैन डेफिनेटली डू दिस, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बिकॉज कुछ लिमिटेड सेक्शन है जो ऑडिट के आसपास जाते हैं, तो आपको 100% पता होने चाहिए। बात समझ में आया? 133 इज फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 143 इज फॉर पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, पर उसमें कुछ सब सेक्शंस हैं 9 एंड 10 जो ऐसा क्लियरली बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या बोलते हैं? मतलब बेसिकली सिंपल है, कंपनी के लिए क्या है 133, ऑडिटर के लिए क्या है 143। उसमें 9 एंड 10 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उधर ही एसएस के बारे में बात किया है। किसके बारे में बात किया है? एसएस के बारे में। मतलब यहां पर ऑडिटर लिखेगा भी, क्या लिखेगा कि हमने ऑडिट करते वक्त जितने भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो फॉलो किए हैं। यार उसको बोलना पड़ेगा ना ऐसा यार। सी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू दे नीड टू कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अरे हाँ या ना? ऑडिटर का ड्यूटी क्या है? ऑडिट करना। ऑडिट करने के लिए क्या उसको स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग फॉलो करने पड़ेंगे? तो दोनों को लिखना पड़ेगा ना भाई, ये जो सेक्शन बोलता है हमने किया है, बात खत्म। समझा क्या? वही लिखा है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपका लॉ का इंटरप्रिटेशन, ऑडिट का अंडरस्टैंडिंग कैसे हैंड इन हैंड जाएगा। और आर्टिकल सिर्फ इंटरव्यू में पता क्या पूछेगा वो? सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में 133 किधर आता है? समझा क्या मेरे बात? तुझे अगर पता रहेगा तो तू आंसर दे पाएगा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का बात चल रहा है यहाँ पे। डोंट बी स्कैर्ड। डू यू गेट माय पॉइंट? मेरे को मालूम है हर बारी गलती होती है, इसलिए मैं हमेशा पूछता हूं बच्चों से। ठीक है, चलो नीचे देखो, एक लाइन देखो। तुमको क्या रेफरेंस मिल रहा है क्या? 143 सबसेक्शन 10 का। क्या पर है ये? देखो किस हेडिंग के अंदर है? जो मैंने बोला एटलीस्ट उतना समझ में आया। आगे का पार्ट आगे धीरे धीरे समझेगा। अभी के लिए स्कोप के अंदर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज दिस क्लियर टू यू? चलो सबसे पहले क्या आया? टाइटल। व्हाट इज द टाइटल? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके बाद में सर ये रिपोर्ट किसको एड्रेस किया गया है? मेंबर्स ऑफ XYZ। फिर सर ओपनिंग पैराग्राफ कि भाई हमने ऑडिट किया है इस कंपनी का, ब्ला 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 ब्ला। समझा गया? फिर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े प्लीज। आई वॉन्ट एवरीवन्स 100% अटेंशन नाउ। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है। लुक एट द नेक्स्ट हेडिंग। अंदर देखो क्या लिखा है, पढ़ के। इन आवर ओपिनियन and to the best of our information and according to explanation given to us। क्या बेहतरीन लाइन है। सिर्फ उस लाइन के बारे में सोचो। हमारे ओपिनियन के अंदर टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन, मतलब जितना इंफॉर्मेशन मेरे को मिला है उसके हिसाब से, मतलब आई कैन गो रॉन्ग। समझा क्या मेरे? इसीलिए याद है क्या बार बार वर्ड एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है, वो रीजनेबल अश्योरेंस। समझ में आ रहा है क्या? अरे मैं तुमको रीजनेबल फेंक के नहीं बोल सकता ये रीजनेबल है, वो समझेगा धीरे धीरे। ये क्लियरली बोल रहा है मेरे ओपिनियन में जितना इंफॉर्मेशन मेरे को दिया है, एंड आगे देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दी एक्सप्लेनेशंस गिवन टू अस। मतलब सुनो, जब तुम ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट करने के लिए तुम्हें इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? कंपनी से मिलेगा। तो कंपनी ने जितना मुझे इंफॉर्मेशन दिया है, जितना एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके बेसिस पर ही ओपिनियन है। अगर उसने इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। हाँ, मैंने इंफॉर्मेशन मांगा ही नहीं तो मैं रिस्पॉन्सिबल। But if I ask for certain information and if they did not provide me information, then I am not responsible। क्योंकि ओपिनियन में पहले ये लाइन है, बाद में ओपिनियन है। अरे समझा क्या? अच्छा लाइन है कि नहीं है? हर रिपोर्ट में हमेशा ऐसा ही होता है, हर ओपिनियन में ऐसा ही होता है। बात समझ में आया? आगे देखो क्या बोलते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट एंड लुक एट द वर्ड गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अब सर प्लीज ये ट्रू एंड फेयर क्या है बता दीजिए। बहुत हो गया, लिखने का टाइम बाद में आएगा, सिर्फ सुनिएगा ढंग से। ट्रू एंड फेयर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला, जब मैं किसी कंपनी के फाइनेंस, बेटा 3 बजा, ढंग से प्लीज सुनना। तुमको देख के मेरे को डर लग रहा है, मजाक। तुम ऐसा शांत बेटा, नहीं आई एम नॉट ट्राइंग टू से तुम कूदो उछलो कूद करो, पर रिस्पॉन्ड ऐसे नहीं देखने का, सुनने का और समझने का। ठीक है, ढंग से वापस। हाँ, पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। कल हर कोई पानी लेकर के आने का कंपल्सरी क्लास के अंदर। अगर तुमको च्युइंगम चाहिए, तुमको गम चाहिए, जो चाहिए लेके आओ। खाते रहो, परेशान मत करो पड़ोसी को, पर सुनते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ढंग से सुनने का भी। ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या है? सर लेट्स से मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन कर रहा हूं। 3 चीजें। सबसे पहले, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त कंपनी ने जितने भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें फॉलो किया है क्या? मतलब सिंपल चीज, पहला चीज मेरा चेक पॉइंट क्या है? डिड दे कंप्लाई विथ ऑल एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और आई कैन यूज द वर्ड इंड एस। मतलब सिंपल चीज, एज अ ऑडिटर डिड दे कंप्लाई विथ ऑल एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एस। ये कौन चेक कर रहा है? ऑडिटर। किसने फॉलो करना चाहिए था? कंपनी ने। किधर बोला है? 133 में बोला है। अरे हाँ या ना? पक्का। दूसरा चीज, डिड दे कंप्लाई विथ ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। अब एक कंपनी के लिए कितने सारे लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है? कंपनी एक्ट तुमको एक पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एप्लीकेबिलिटी आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेबी के रूल्स, फेमा, कितने सारे एक्ट्स, कितने रूल्स। पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिड दे कंप्लाई विथ ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। सर अभी आप सब चेक करोगे क्या? वो मैं बताएगा बाद में। अभी मान ले हाँ,
अभी क्या मानने का? हाँ, मतलब सर सिंपल चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया, डिड दे कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? यस. डिड दे कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस? यस. नंबर 3, फॉर्मेट कहां दिया है? बैलेंस शीट का, इनकम शेड्यूल 3 में दिया है ना यार. तो उधर जो तुमको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स दिया है, मतलब क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कैसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तुमने वो फॉलो किया है या नहीं किया? मतलब सिंपल है. एज अ ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया, देयर इज नो कंप्लायंस, सॉरी, देयर इज नो नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, there is no non-compliance of laws and regulations, and they have complied with all disclosure requirements also. अगर हाँ तो मैं बोलेगा मेरे हिसाब से ये ट्रू एंड फेयर है. क्या है? ट्रू एंड फेयर. बात समझ में आया क्या? अब तुम बोलेगा सर व्हाई नॉट ट्रू एंड करेक्ट? व्हाई आर यू यूजिंग द वर्ड फेयर एंड नॉट द वर्ड करेक्ट? सुनना ढंग से, आपस शांति से. आर यू देयर? ये तीनों वर्ड समझ में आया पक्का? देखो अब दो चीजें, ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड करेक्ट. अब तो ट्रू तो कॉमन है, डाउट किसके ऊपर? फेयर और करेक्ट के अंदर. व्हाई आर यू यूजिंग द वर्ड फेयर एंड व्हाई आर यू नॉट यूजिंग द वर्ड करेक्ट? एनी गेसेस? बहुत सिंपल है यार, क्योंकि हम सबको चेक ही नहीं करते हैं यार. करेक्ट का मतलब क्या है? 100% एक्यूरेसी. करेक्ट कब बोलेगा? जब मुझे एब्सोल्यूट एश्योरेंस मिलेगा. क्या मिलेगा? फेयर कब बोलेगा? जब मुझे रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा. अरे समझ रहे क्या सर? क्योंकि अगर जब तक सब कुछ चेक नहीं करेगा 100% कंफर्ट नहीं आ सकता है, और 100% कंफर्ट नहीं है तो करेक्ट है कैसे बोल सकता हूं मैं यार? पहले बोलते थे ओरिजिनली आवर ओपिनियन वाज ट्रू एंड करेक्ट, then there were a lot of cases filed against the auditor that proved that correct is not the right word. Then they changed the word to true and fair. समझा क्या मेरा बात? आदमी गलती करके ही सीखते हैं. Do you get my point? बिल्कुल लॉजिकल है. अब सर एक चीज और यार, एक वर्ड है ऑडिट एविडेंस. क्या वर्ड है? लुक एट द वर्ड ऑडिट एविडेंस. मतलब ऑडिट में जब आप चेकिंग कर रहे हो ना, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस है. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा मैंने, क्या तुमने करंट ईयर में कोई नए फिक्स एसेट्स परचेस किए? वो बोला हाँ, 4 नए कंप्यूटर परचेस किए. ये भी एविडेंस है. ये भी क्या है? एविडेंस. कंपनी ने परचेस किया, परचेस के लिए परचेस इनवॉइस रहेगा. कंपनी ने परचेस किया, परचेस के लिए परचेस इनवॉइस रहेगा. क्या परचेस इनवॉइस भी एक ऑडिट एविडेंस है? हाँ. सेल किया, सेल्स इनवॉइस है, वो भी एक ऑडिट एविडेंस है. मतलब आइडियली ऑडिट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कहलाएगा? ऑडिट एविडेंस कहलाएगा. क्या कहलाएगा? अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, ढंग से सोचना और सोच समझ के जवाब देना. सोच समझ के, शांति से. इंपॉर्टेंट वर्ड है. हाँ, हम वापस सब जगह जाएंगे पूरा घूम फिर करके. अभी से सुनना ढंग से. अज्यूम करो, चल बेटा खड़ा हो जा, व्हाइट हुडी. हाँ, तूने कुछ किया नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछने का मेरे को. हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन. कंपनी ने परचेस किया है, कुछ तो परचेस किया है, ठीक है. तूने परचेस चेक करने के लिए परचेस इनवॉइस मांगा. कंपनी ने तेरे को परचेस इनवॉइस दिया. क्या इसका मतलब 100% सही है कि कंपनी ने परचेस किया है? कंपनी हैज मेड अ परचेस ड्यूरिंग द ईयर. उसको प्रूफ के लिए तुमको परचेस इनवॉइस दिया, तूने चेक कर लिया, मैच होता है परचेस इनवॉइस. जो एंट्री पास किया है, जो अमाउंट है, डेटा सब मैच हो रहा है. क्या इसका मतलब 100% कंपनी ने परचेस किया है? इनवॉइस दिया ना तेरे को यार, जाली इनवॉइस. क्या खतरनाक लैंग्वेज यूज करते हैं यार तुम लोग. सही, जाली इनवॉइस. ठीक है, क्या ये 100% सही है कि परचेस हुआ होगा? सोच यार. स्टॉक, एक बात सोच प्लीज. इसने बोला स्टॉक टेकिंग करना पड़ेगा, मतलब इन्वेंटरी चेक करना पड़ेगा. सोच सही रहा पर गलत है. सुनो, ईयर है 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19. साल में तूने मई के अंदर कुछ तो परचेस किया, जून में बेच दिया. तू ऑडिट करने के लिए कब जाएगा? 31 मार्च 19. किसके स्टॉक में जाके चेक करेगा? समझा क्या? अरे समझा क्या? परचेस तो साल भर रहेगा, सेल भी साल भर रहेगा. तू स्टॉक में वो चेक कर सकता है जो 31 मार्च को तेरे पास में इन हैंड है. समझा क्या मेरा बात? तो हर जगह ये स्टॉक टेकिंग कर लो नहीं. अरे यही बोलना चाहता हूं, सिर्फ परचेज इनवॉइस अपने आप में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता है. परचेस हुआ है या नहीं हुआ इसके लिए पता है मेरे को रिक्वायरमेंट था क्या? मटेरियल रिक्वेजिशन फॉर्म, परचेस प्रोसेस कॉस्टिंग, याद आ रहा है क्या? वो है क्या? कोटेशन एनालिसिस लगाया था क्या? कोटेशन एनालिसिस, लोगों से कोटेशन मांगे होंगे. पीओ बनाया था क्या? गुड्स रिसीव हुआ था क्या? गुड्स रिसीव तो जीआरएन बनाया है क्या? उसके बाद में क्वालिटी चेक किया था क्या? पैसा पेमेंट किया कि नहीं किया? यूज किया कि नहीं किया कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए? बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा.
मतलब एक ट्रांजैक्शन पे कंफर्ट लेने के लिए बहुत ज्यादा चेकिंग करना पड़ता है। क्या ये ऑडिटर के लिए फीजिबल है हर ट्रांजैक्शन के लिए ये सब कुछ चेक करना? इसीलिए बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, हम हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? एब्सोल्यूट नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे जो ऑडिट एविडेंसेस भी होते हैं ना, ऑडिट एविडेंसेस वो हमेशा कंक्लूसिव नहीं होते हैं। ऑडिट एविडेंस दो, एक कंक्लूसिव, कंट्रोल, ऑडिट एविडेंस दो, नंबर 1 कंक्लूसिव और दूसरा परसुएसिव। दूसरा क्या? परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब क्या होता है? कन्विंसिंग। परसुएसिव का मतलब कन्विंसिंग, बट 100% श्योरिटी नहीं होता है। अरे समझा क्या? पक्का नोटबुक में किधर तो जगह ढूंढो, किधर तो जगह ढूंढो, ऊपर जो बोलता हूं लिखो, उधर उसको कंटिन्यू करेंगे हम जहां हैं। अभी तुम कोई और जगह ढूंढो नोटबुक में, ऊपर नीचे किधर भी, जो बोल रहे ढंग से लिखो। ऐसा ट्रू एंड फेयर, एक आएगा ट्रू एंड करेक्ट, ट्रू एंड फेयर और दूसरा ट्रू एंड करेक्ट। अंडर ट्रू एंड फेयर राइट डाउन रीजनेबल अश्योरेंस। अंडर ट्रू एंड फेयर राइट डाउन रीजनेबल अश्योरेंस। Under true and correct write down absolute assurance. Reasonable absolute देखा? Under reasonable assurance write down. Under reasonable assurance write down. Persuasive evidence. Persuasive evidence. Under absolute assurance write down. Conclusive evidence. Under reasonable assurance, persuasive evidence. Under absolute assurance, conclusive evidence. Audit में conclusive evidences मिलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं evidences conclusive कभी नहीं होते हैं, बट हर चीज के लिए conclusive evidence मिले ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं मेजॉरिटी एविडेंसेस अगर कन्विंसिंग रहेंगे तो मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि मैं कन्विंस हुआ हूं, मैं श्योर नहीं हूं। अगर मुझे सही में 100% एविडेंस मिलता तो ही मैं ट्रू एंड करेक्ट बोलता। हम ट्रू एंड फेयर क्यों बोलते हैं वो बात समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? एंड ट्रू एंड फेयर कब बोलते हैं? जब सर रेलेवेंट गैप फॉलो किया है। गैप मतलब इंडियन गैप, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अरे हाँ या ना? नंबर 2 एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो किया है। एंड याद है शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वो भी फॉलो किया, तीनों चीज लिख के दिया था, बताया था। अरे हाँ या ना? तब जाके समझेगा वो ट्रू एंड फेयर है। मतलब बेसिकली आप क्या बोल रहे हो सर? अगर कोई मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं मिला ना तब मैं बोलेगा ट्रू एंड फेयर है, तब मैं क्या बोलेगा? ट्रू एंड फेयर है। इतना समझ में आया क्या? ये हम क्या पढ़ रहे थे? दिस वाज ऑल अबाउट क्लीन ओपिनियन। दिस वाज ऑल अबाउट क्लीन ओपिनियन। अब वापस फाइनली शांति से वहीं जाते हैं ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर। कहां जाते हैं? ओपिनियन पैराग्राफ। इतना समझ में आया पक्का? ठीक है, यही ऑडिट है। मैं आपको सही बता रहा हूं, कोई एक रास्ता नहीं है कि सर आप ये चैप्टर 1 से शुरुआत कर दो। ये प्रोसेस है पूरा, डिस्कस करते 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 आप अलग अलग सी कहीं ना कहीं शुरुआत तो करना पड़ेगा ना यार। आई नीड टू पिक अ प्लेस वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। अल्टीमेटली घूमते घूमते सर्कल खत्म होगा पूरा। अल्टीमेटली आना वापस रिपोर्ट पे ही है, पर वो सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा। धीरे धीरे एक एक चीज आती जाएगी बीच बीच के अंदर। समझ रहे हो मेरा बात? चलो शांति से एक काम करो, ओपिनियन पैराग्राफ वापस से पढ़ो मेरा। क्या बोल रहा है सर? इन आवर ओपिनियन एंड टू दी बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। मतलब भाई जितना मुझे इंफॉर्मेशन दिया है, जितना एक्सप्लेनेशन दिया है, मेरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त जो भी इंडियन गैप है वो फॉलो किया गया है। एंड दे गिव अ ट्रू एंड फेयर। ये मेरा ओपिनियन है, मैं बोल रहा हूं दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर। इट लुक्स लाइक देयर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। इट लुक्स लाइक देयर इज नो मटीरियल। कैन आई से इट्स अ क्लीन ओपिनियन? कैन आई से इट्स अ क्लीन ओपिनियन? नहीं सर, कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। ठीक है, स्पाइस जेट दूसरा रिपोर्ट ढंग से एवरीवन। स्पाइस जेट मैम 2015 का रिपोर्ट है। लेट मी शो यू वन मोर रिपोर्ट। स्पाइस जेट, ठीक है, वापस हेडिंग चेक करो। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, मेंबर्स, ओपनिंग पैराग्राफ। अरे हाँ या ना? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक लग रहा है क्या? अब देखो, कैन यू सी हेडिंग? उधर सिर्फ क्या लिखा था? ओपिनियन लिखा था। इधर क्या लिखा है? क्वालिफाइड ओपिनियन। और ढंग से पढ़ना क्या बोलता है? इन आवर ओपिनियन एंड टू दी बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड ए सेम ही लाइन है सर। अरे हाँ या ना? कैन यू सी ए वर्ड एक्सेप्ट? ये पहले नहीं था वहां पे।
यहां पर क्या नया वर्ड ऐड किया गया है? एक्सेप्ट। क्या बोलता है आगे सर? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर्स जो हमने डिस्क्राइब किया। कहां डिस्क्राइब किया सर? बेसिस फॉर क्वालिफाइड। कोई तो एक अलग पैराग्राफ है, किधर है? ऊपर देखो, नोटिस करो, इधर ऑल्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक नया पैराग्राफ आ गया है। अरे दिख रहा है क्या? क्या नाम लिखा उसका? बेसिस। मतलब भाई सिंपल है, ये क्वालिफाइड वर्ड देख के क्लियर हो गया है, इट्स अ मॉडिफाइड ओपिनियन। नोटबुक्स निकालो, नोटबुक्स तुमने लिखा था टाइप्स ऑफ ओपिनियन, जल्दी जाओ चेक करो। टाइप्स ऑफ ओपिनियन तुमने दो पार्ट डिवाइड किया था, कौन कौन सा? मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड। मॉडिफाइड में तीन वर्ड से क्या देखा? कौन कौन सा? क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। मतलब सर ये मॉडिफाइड का पार्ट है, मतलब एक क्लीन ओपिनियन तो नहीं है, मतलब एक क्लीन ओपिनियन तो नहीं, मतलब कुछ गलती मिला होगा पक्का। क्या गलती है वो बताओ जरा। जरा देखो, व्हेन आई से बेसिस फॉर क्वालिफाइड, मतलब हमने क्यों क्वालिफाइड दिया, उसका बेसिस है, मतलब लॉजिक रहेगा। पढ़ के देखो क्या बोलता है। एज मोर डिटेल्ड इन नोट नंबर 34, नोट नंबर नोट्स टू अकाउंट्स, जाने दो आगे पढ़ते हैं। ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ, छोटा सा अमाउंट है, रुपीज। सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, ऑडिटर के हिसाब से प्रोविजन बनाना चाहिए था, किस चीज का प्रोविजन? जाने दो, तुम दिमाग मत लगाओ, सिंपल क्वेश्चन। प्रोविजन बनाना चाहिए था, प्रोविजन नहीं बनाया। प्रोविजन नहीं बनाया मतलब इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। टेक्निकली आपका फाइनेंशियल पोजीशन जो मैं चाहता हूं वैसा नहीं दिखेगा। मतलब क्या मेरे हिसाब से गलती है? गलती तो है सर। अमाउंट देखो कितना है? 74 मिलियन। अब तू बोलेगा सर ये मटेरियल है कि नहीं है? हम इंडिया में है, पहली बात तो ये 2014 74 मिलियन कैन बी इमटेरियल फॉर सर्टेन कंपनीज, कैन बी पॉसिबल। राइट नाउ अज्यूम इट इज मटेरियल। तो मटेरियलिटी भी एक स्टैंडर्ड है, वह हम जाएंगे कैसे मटेरियल होता है कैसे नहीं होता वो डिसाइड बाद में करेंगे। पर ध्यान रखना, मैंने मटेरियल वर्ड के लिए एक बात बोली थी, ऑडिटर के जजमेंट में मटेरियल है क्या? क्या बोला था? ऑडिटर के सब पूरा ऑडिट जजमेंट है क्या? हाँ, काय को पढ़ा रहे फिर? ऐसा ही है, जो आपको बेस्ट जजमेंट हो समझना चाहिए पहले। डू यू गेट माय पॉइंट? मतलब सर यहां पे गलती लग रही है क्या? क्लियरली अरे गलती लग रही है क्या? मतलब सर डिफरेंस समझ में आ रहा है। वो क्लीन ओपिनियन था, ये कौन सा है? मॉडिफाइड ओपिनियन है। कौन सा है? एंड सर जब अगर मॉडिफाइड आएगा तो आपने मॉडिफिकेशन क्यों दिया है उसका रीजन लिखना पड़ेगा, उसका रीजन लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते ये ले एडवर्स है, तू सोच क्यों है। सस्पेंस नहीं चलता इधर, समझा गया मेरा बात? क्यों एडवर्स है लिखना पड़ेगा, क्यों क्वालिफाइड है लिखना पड़ेगा, समझा गया? अरे हाँ या ना? नीचे लिखो नेक्स्ट। नोटबुक्स वापस आ जाओ। तुमने क्या लिखा? ओपनिंग पैराग्राफ, स्कोप पैराग्राफ, हो गया इधर। नेक्स्ट लिखो, उसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट किधर बेटा? हम वापस ऑडिट रिपोर्ट में आ गए हैं, उधर नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। सर व्हाई आर यू यूजिंग द वर्ड मॉडिफाइड? इसने क्या लिखा है? बेसिस फॉर, क्योंकि मॉडिफिकेशन तीन टाइप के हो सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल में क्वालिफाइड है, एडवर्स भी तो हो सकता है, डिस्क्लेमर भी तो हो सकता है ना यार, तो हेडिंग भी बदलते जाएगा क्या? अरे हाँ, तो लिखो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, डैश करके लिखो रेफर एसए, डैश करके लिखो रेफर एसए 705, रेफर एसए 705। ये तुम्हारा फेवरेट ऐसे बन जाएगा 15-20 दिन के बाद। फेवरेट ऐसे तुमको अगर मैं 20 दिन बाद पूछेगा ना, पक्का मैं आज बोल रहा हूं, वापस ये पूछेगा किसी बच्चे को खड़ा करके एक दिन क्वेश्चन, उसको पूछेगा जो तेरा फेवरेट ऐसे बता, वो 705 भी बताएगा और गलत भी बताएगा, पक्का बोल रहा हूं, क्योंकि वो उतना ही बोलेगा जितना उसको लिख करके दिया है, वो आगे नहीं पढ़ के आएगा कुछ और, पक्का। जाने दो वो बात के बाद में। अभी के लिए मॉडिफाइड ओपिनियन अगर आया तो एक बेसिस पैराग्राफ अलग से इंक्लूड होता है। इतना बात समझ में आया क्या? इसके बाद में कौन सा पैराग्राफ आएगा? ओपिनियन। कौन सा आएगा? ओपिनियन कैन बी इधर मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। नोटिस करना, इफ इट इज अ क्लीन ओपिनियन, हेडिंग क्या था? सिर्फ ओपिनियन था। हेडिंग क्या था? अरे पक्का सिर्फ ओपिनियन था, याद है क्या? जब मॉडिफिकेशन आएगा तो कौन सा मॉडिफिकेशन है वो ऐड हो जाएगा, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर, समझा क्या? देखो नेक्स्ट हेडिंग, इसके अंदर नेक्स्ट ओपिनियन पैराग्राफ, नेक्स्ट हेडिंग लिखो ओपिनियन पैराग्राफ, ओपिनियन पैराग्राफ। कुछ मत लिखो उसके अंदर, बस ओपिनियन पैराग्राफ इतने लिखो, क्योंकि वो ऐसा पैराग्राफ है जिसको वर्ड बाय वर्ड तुमको याद हो जाएगा, क्योंकि इतने ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे हर बार। इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, क्योंकि सेम जगह कॉपी पेस्ट चलते रहेगा पूरा का पूरा, समय के साथ समझ जाएगा। अभी के लिए इतना ठीक लग रहा है क्या? वापस से सबसे पहले क्या था?
सबसे पहले क्या था? टाइटल। फिर क्या, किसके लिए रिपोर्ट बनाया गया है। उसके बाद ओपनिंग पैराग्राफ कि भाई ये हमने ऑडिट किया है, किस कंपनी का, साल कौन सा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, लिखा था क्या। फिर स्कोप के अंदर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तुम वहीं डर गए थे, इसलिए मैंने ज्यादा आगे लेके नहीं गया, आगे जाएंगे हम, डोंट वरी। अभी के लिए मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद में ओपिनियन आएगा नॉर्मली। बट अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो कौन सा पैराग्राफ आएगा, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। सर वो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन तभी आएगा ओनली इफ देयर इज अ मॉडिफिकेशन, अदरवाइज दैट पैराग्राफ विल नॉट कम। अभी गुड, पक्का, ठीक लग रहा है। नेक्स्ट लिखो, ओपिनियन के बाद नेक्स्ट लिखो, अगला वाला तो खतरनाक है। एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, emphasis of matter paragraph, emphasis of matter paragraph, emphasis of matter paragraph। और नेक्स्ट लिखो अदर मैटर पैराग्राफ, इसका नेक्स्ट वाला है अदर मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ। दोनों को मर्ज करके ऐसे लिखो, रेफर एसे 706, ऐसा लिखो, रेफर एसे 706, रेफर एसे 706, आएगा मजा, डोंट वरी। EOM बोलते हैं फॉर एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ कौन सा है, अदर मैटर पैराग्राफ। हम 706 में जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी के लिए सिर्फ एक ही चीज, सिर्फ आपको अगर क्यूरियस, अगर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है, सिर्फ एक लाइन पढ़ के देखो यहां से। We draw attention to a note number which indicates that the company has incurred a net loss of $10,000 million, and as of that date the total liabilities exceeds its total assets only by 10,000 million. These conditions, along with other matters, indicate the existence of material uncertainty regarding the company's ability to continue as a। इसका मतलब क्या होता है, There is an uncertainty, क्या वर्ड बोला है, पर वो भी सिर्फ नॉर्मल अनसर्टेनिटी, आगे देखो वर्ड ऐड किया, मटीरियल अनसर्टेनिटी, दिख रहा है क्या वर्ड, मतलब बेसिकली वो आपको हाईलाइट करके एक इंपॉर्टेंट मैटर दे रहा है। समझ में आया क्या मेरा बात। ये कौन सा ईयर है, 2014-15, दिस इज 2014। जस्ट इमेजिन आज अगर आप न्यूज पढ़ेंगे स्पाइसजेट के बारे में, दैट इज इंडियाज दी एयरलाइन जो एक्सपेंशन कर रहा है सिग्निफिकेंटली। 2014-15 10,000 का लॉस, 10,000 मिलियन। आज वही कंपनी एक्सपैंड कर रहा है। इट्स बीन जस्ट 5 years, इट्स बीन जस्ट 5 years। नाउ द बिग क्वेश्चन विल बी, तब ऐसा क्या था, आज ऐसा क्या हालत है, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा स्टोरी है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑन दैट टाइम स्टॉक प्राइस वॉज एट 15 रुपीज और 16 रुपीज पर शेयर। कितना, 15-16 पर शेयर। आज की तारीख में स्टॉक का रेंज है 100 to 150। कितना है, 100 to 150। इट्स बीन जस्ट 5 years, it's been just 5 years, but do not forget, in these 5 years Jet Airways happened, Jet Airways happened, when I say, you know what I mean, Kingfisher happened on that time only. Do you get my point? Indigo founders are fighting, just for information they are, and Indigo is doing well, and there is no other airline. Yes, there are, you will be saying अपना ये विस्तारा एयरलाइंस है, पर वो कितने छोटे सेगमेंट्स के अंदर है आज की तारीख। और एयर इंडिया, लेट्स नॉट गेट देयर, they're very good, but let's not get there. I like them, but it's okay. You know what I mean, right? Profitability, let's not even talk. There is a statement from government, कोई नहीं लेगा तो बंद कर देंगे। That clearly means हम खुद का वैल्यू रिड्यूस करके बैठे, प्लीज कोई ले लो। Do you get my point? I don't want to comment like that, but that's the bitter reality as per the latest news headlines. Now, why it really happened, हम जब EOM पैराग्राफ में जाएंगे पक्का से तुमको डिटेल में बताएगा। अभी बताएगा तो तुम पक्का खो जाओगे। अभी के लिए वापस आते हैं हम शांति से, हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम कहां जाएंगे, ऐसे 706 में, 2 दिन के बाद में। डोंट वरी अबाउट इट। अभी गुड, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग EOM हो गया, OM हो गया, वो कहीं तो 706 के अंदर आने वाला है। अगला हेडिंग लिखो उसके अंदर ही, रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स।
reporting on other legal and regulatory requirements. Reporting on other legal and regulatory requirements. Reporting on other legal and regulatory requirements. Dash करके लिखो. It includes, dash करके लिखो, it includes reference of section 143 subsection 3, reference of section 143 subsection 3 and 143 subsection 3 and 143 subsection 11, 143 subsection 3, 143 subsection 11, that is CARO. ये जो 143 subsection 11 है, ब्रैकेट्स में लिखो, that is CARO, CARO, that is CARO, CARO. क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे when we go to company audit. Don't worry about this. अभी के लिए इतना लिख दो. सी अभी मेरा ऑब्जेक्टिव पता है क्या है, तुमको बताने का रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होता है. रिपोर्ट में ओपिनियन का रेलेवेंस है, रिपोर्ट के अंदर सेक्शंस का रेलेवेंस है. ये आपको रेलेवेंस समझ में आएगा तो बाकी चीजें और समझ में आते जाएगी. डोंट वरी, जब हम 143 पढ़ेंगे डिटेल में आपको ये सब कुछ रिलेट होके पता चल जाएगा. अभी के लिए इतना समझ में आएगा. सबसे लास्ट में क्या आता है पता है क्या, सबसे लास्ट में देखो, खत्म हो गया ना रिपोर्ट, अभी ये आ गया बस. क्या है, व्हाट इज दिस, एसआर बाटली फर्म का नाम है EY. EY in India works in the name of SR Bartley Boy. See, all these big fours, they have Indian firms, Indian entities, उनका नाम अलग अलग होता है. SR Bartley Boy, तो फर्म का नाम है वो. नीचे फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, S बालसुब्रमण्यम इज द पार्टनर्स नेम, पार्टनर्स मेंबरशिप नंबर, प्लेस, डेट, बेसिकली कहां साइन किया गया था, किस दिन को रिपोर्ट साइन किया गया था, ये सारा इन्फॉर्मेशन है. ये नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट के एंड में आता है. फटाफट से नीचे लिखो जल्दी जल्दी, ये तो तुम कॉपी कर सकते हो. लिखो फर्म्स नेम, SR बाटली बॉय मत लिखना, देखो फर्म्स नेम. नेक्स्ट फर्म्स रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्म्स नेम. दूसरा फर्म्स रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर्स नेम, पार्टनर्स मेंबरशिप नंबर, पार्टनर्स नेम, पार्टनर्स मेंबरशिप नंबर, प्लेस, डेट, partners name, partners membership number, firm's name, firm's registration number, partners name, partners membership number, place, date. क्या तुम्हारा दिमाग इतना स्लो हो चुका है कि तुमको ये भी प्रोसेस करने में समय लग रहा है? से एक दो को देख के ये तुमको बाजू वाले कॉपी में देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, समझा गया तुमको इतना. अभी ये ओल्ड फॉर्मेट खत्म हुआ है. क्या खत्म हुआ है? ओल्ड फॉर्मेट. 1 मिनट स्पेंड करो, देखो जरा कुछ तो समझते हैं उसमें. जल्दी फटाफट जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम. अरे नया वाला फॉर्मेट जल्दी खत्म होगा, कल तक जल्दी होगा, डोंट वरी. जल्दी पढ़ो उसको फटाफट से. पहले दिन अच्छा लग रहा था सर, आज थोड़ा तकलीफ शुरू हो रहा है. ठीक है, चले न्यू फॉर्मेट पे, या हो गया तुम आज के लिए? तो मजाक कर, बाद में तू भी रोएगा. कब खत्म होगा सर? शुरू नहीं हुआ, कल पहले दिन आ गया कोई तो पूछने के लिए लास्ट डेट कब होगा. तुम पे डिपेंड करता है. ऐसे हालात रहे तो मतलब ऐसा मत करो यार. मतलब सी कुछ कुछ चीजों में बहुत स्लो जाना पड़ेगा. मैं तुमको बता रहा हूं, यहां में और फंस गया ना, मुश्किल होगा बहुत. ठीक है, आगे बढ़े फटाफट से. कैन वी गो टू रिवाइज फॉर्मेट? मजा आएगा सच्ची में, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. चले, लेट्स गो टू रिवाइज फॉर्मेट फटाफट से.
तुमको ड्राफ्ट फॉर्मेट से खेलता हूं यार, तुम कंपनी के अंदर गए तो खो जाते हो यार। हम जाएंगे किसी कंपनी के फॉर्मेट में, पर पहले ड्राफ्ट पे खेलते हैं। चलो, दिस इज द रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। आई विल मैच दिस विथ कोई भी एक इंडिया की जो अपनी निफ्टी 50 की लिस्टेड कंपनी है ना, उसके फॉर्मेट से मैच कर लेंगे लास्ट ईयर का बाद में। पहले जरा फोकस कर लेते हैं कंटेंट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले देखो, व्हाट इज द फर्स्ट हेडिंग? अरे सेम ही है सर यार, है ना। एक काम करो फटाफट से, ओल्ड फॉर्मेट खत्म हो चुका है, नीचे लिखो पॉइंट नंबर 2, रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। फटाफट, रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। नंबर ए, टाइटल। नंबर ए, टाइटल। रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, सबसे पहले टाइटल, वो सेम ही टाइटल है क्या? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। वापस रिपीट करने का जरूरत नहीं है, तुमको मालूम है आगे क्या आएगा, टाइटल करके छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग? टू द मेंबर्स। अरे वापस सेम ही है क्या, पूरा का पूरा? देखो नंबर बी, एड्रेसी, बस इस बार एबीसी लिमिटेड है, एड्रेसी, ठीक है। टाइटल हो गया, एड्रेसी हो गया। नेक्स्ट, प्लीज बी वेरी केयरफुल नाउ, हो गया मजाक। रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ, स्टैंड अलोन जाने दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उधर क्या था? ओपनिंग पैराग्राफ, उधर क्या था? कुछ तो अलग था ना, ओपनिंग पैराग्राफ था ना कुछ तो। सर हेडिंग तो ऐसा ही था, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर अंदर कंटेंट लिखा था, याद है क्या? वी हैव ऑडिटेड, याद आ रहा है क्या? गायब हो गया हूं, है ही नहीं उसके नीचे कुछ, देखो। अब तू पूछेगा क्यों, है ना। बोलता हूं, नीचे देखो, कैन यू सी एक वर्ड ओपिनियन आ गया डायरेक्टली। सर तुम आगे जा रहे हो, रुक जाओ, सुनो। ओल्ड फॉर्मेट में कुछ तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी था, फिर कुछ तो बेसिस वेसिस, सीधा ओपिनियन आया डायरेक्टली। देखो रिवाइज्ड में ओल्ड वाला सब कुछ है, प्लस कुछ एडिशनल कंटेंट है, उन्होंने बस रीशफलिंग किया है। क्या किया है? थोड़ा शफलिंग किया है। एंड लिसन टू मी केयरफुली, कोई लोग क्वेश्चन पूछेंगे, ये ओपिनियन पहले क्यों आया? ओपिनियन बाद में होना चाहिए ना, जैसा था पहले अच्छा था ना। देखो क्योंकि जब कुछ बदलाव होता है लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट ऑनेस्टली बिल्कुल सही है ओपिनियन यहां होना। तुम ऑडिट रिपोर्ट क्यों बंद करते हो? ओपिनियन देखने के लिए। ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब सेम ही है ना यार। चलो अभी तुम सब पढ़ रहे हो बिकॉज तुम्हें कुछ नहीं आता है। अज्यूम करो व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर अवेयर कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या आने वाला है, तुम्हारा मेन फोकस किधर जाएगा? ओपिनियन पे। और ओपिनियन का हेडिंग देख के डिसाइड कर लो कि कौन सा ओपिनियन है यार। अरे हाँ या ना। तो माई कोर फोकस इन द ऑडिट रिपोर्ट इज ऑलवेज द ओपिनियन पार्ट, इट शुड बी ऑन द फेस इटसेल्फ। बिल्कुल सही है, ओपिनियन को पहले इंक्लूड किया, पर गलती हो गया। क्या गलती हुआ? देखो ओपिनियन के अंदर क्या लिखा है, वी हैव ऑडिटेड, ढंग से पढ़ना क्या बोला है, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी विच कंप्राइजेस बैलेंस शीट, पीएनएल, एसओस। सर इन्होंने ओपिनियन हेडिंग के अंदर वो ओपनिंग पैराग्राफ भी डाल दिया है और ओपिनियन पैराग्राफ भी डाल दिया है। बात समझ में आया क्या? तो क्यों का आंसर सिंपल है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मेरे हिसाब से आइडियली अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने ओपिनियन में सिर्फ ओपिनियन रखना चाहिए था। ये जो ऊपर वाला ओपनिंग पैराग्राफ है ना, इसको ऊपर डाल देना चाहिए था। ये मेरी गलती नहीं है, ऐसा ही ड्राफ्ट फॉर्मेट है, ऐसा ही ड्राफ्ट फॉर्मेट है। समझ रहे हो मेरा बात? मतलब सर क्लियर है। एक सेकंड, टाइटल आया, एड्रेस ही आया, उसका एक स्टेटमेंट है सिर्फ, दैट इट इज अ रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? इट इज अ रिपोर्ट ऑन फाइनेंस। उसके अंदर का जो कंटेंट है वो सीधा कहां शिफ्ट कर दिया? ओपिनियन में शिफ्ट कर दिया। तो एक काम करो फटाफट से, नीचे लिखो पॉइंट नंबर 3, टाइटल हो गया, एड्रेस ही हो गया, नीचे लिखो पॉइंट नंबर 3, अ स्टेटमेंट दैट इट इज अ रिपोर्ट ऑन, अ स्टेटमेंट दैट इट इज अ रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, that it is a report on audit of financial statements. It is a report on audit of financial statements. सिर्फ एक स्टेटमेंट आएगा ये, ठीक है? अरे ठीक है क्या? नेक्स्ट हेडिंग देखो, नेक्स्ट हेडिंग नीचे लिखो इसके नेक्स्ट ओपिनियन पैराग्राफ। क्या लिखोगे? ओपिनियन पैराग्राफ। सर अब मेरे को बहुत डाउट है ओपिनियन पैराग्राफ। पहला डाउट तो ये कि भाई उधर ओपिनियन में सिर्फ ओपिनियन था, इधर ओपिनियन तो नीचे है, देखो है ना नीचे, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर। अरे ओपिनियन है ना पूरा का पूरा, सिर्फ कंटेंट नहीं बदला है, उन्होंने पैराग्राफ को ऊपर नीचे कर दिया है। एंड अब ओपिनियन के हेडिंग के अंदर ये इंट्रोडक्शन भी डाल दिया है। क्या डाल दिया है?
इंट्रोडक्शन। मैं आपको ऐसे 5 सैंपल दिखा सकता हूं, लिस्टेड कंपनी का रिपोर्ट दिखा सकता हूं, ये ऐसा ही है, यही ड्राफ्ट फॉर्मेट दिया गया था। हम ड्राफ्ट फॉर्मेट में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। हाँ, जहां कंटेंट बदलना चाहिए वो डेफिनेटली बदलेगा, बिकॉज ड्राफ्ट फॉर्मेट इट्स अ कंप्लायंस। 143 का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। 143 क्या बोल रहा था? कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल एसेस, और ऐसे बोलता है ये फॉर्मेट है तो ये फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। बात समझ में आया क्या? पर सर एक प्रॉब्लम है मेरे को, तुम ओल्ड फॉर्मेट में जाओ जरा, तुमने जो लिखा था, तुमने जो लिखा ओल्ड में, ओपिनियन के पहले देखो क्या लिखा तुमने, क्या लिखा तुमने? बेसिस फॉर मॉडिफाइड। इधर तो बेसिस आया नहीं सीधा डायरेक्टली, नहीं सर हो सकता है ना, ये क्लीन ओपिनियन है। ये कौन सा ओपिनियन है? एक काम करो, तुम रिवाइज फॉर्मेट के अंदर, प्लीज बी केयरफुल, रिवाइज फॉर्मेट में मॉडिफाइड ओपिनियन दिखाओ मेरे को। रिवाइज में क्या दिखाओ? देखो दूसरा एग्जांपल, अब पैरेलल चलेंगे, प्लीज बी केयरफुल। 705 जल्दी आ गया। हाँ देखो, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, मेंबर्स स्टेटमेंट है क्या? रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है सर, मतलब बेसिस पैराग्राफ गायब हो गया, क्योंकि देखो ओल्ड में क्वालिफाइड जब आया था उसके पहले क्या आया था? बेसिस फॉर। तो क्या बेसिस आप नहीं देने वाले हो? अब बेसिस को शिफ्ट कर दिया नीचे, अभी ओपिनियन के नीचे आएगा। पर इससे इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूं, एक चीज, जब आपने ओल्ड फॉर्मेट में, प्लीज बी केयरफुल, ओल्ड फॉर्मेट में क्लीन ओपिनियन दिया था, कौन सा ओपिनियन दिया था? क्या उसमें बेसिस पैराग्राफ आया था? जब आपने ओल्ड फॉर्मेट में क्लीन ओपिनियन दिया था, क्या बेसिस पैराग्राफ आया था? अरे नहीं आया था ना यार, क्योंकि लिखा है बेसिस कब आएगा? जब मॉडिफिकेशन आएगा। इधर तकलीफ बोलता हूं, देखो क्लीन ओपिनियन है, अरे क्लीन है, नीचे देखो। अब अगर ऐसा एग्जाम में पूछा, समझेगा ही नहीं ये बेसिस फॉर ओपिनियन क्या होता है, और मैं पता है क्या चाहता हूं, वो पूछे बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आता है। समझा क्या? तो पहले तेरे को पता होना चाहिए बेसिस फॉर ओपिनियन है, फिर तेरे को ये पता होना चाहिए उसके अंदर क्या है। अब जरा शांति से 1 मिनट के लिए सुनिएगा और सोचिएगा, ढंग से सोचना। When I say basis for qualified opinion, that means why am I giving a qualified opinion? That means why am I giving a qualified opinion? Think as a rational human being, if possible. Assume if you're not a chartered accountant, and if you are an investor, prospective investor, तुम audit report निकालते हो, उधर बोला clean opinion. I would also want to know how did you arrive at clean opinion? Are you getting my point? I would also want to know how did you arrive at clean opinion? You were not, तू लिख ही नहीं रहा था ना clean opinion कैसा है? You were just saying ये opinion है. How? That is also a big question. इन्होंने ठीक किया, रिवाइज फॉर्मेट में एक एडिशनल पैराग्राफ है, ढंग से सुनना, ये बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट में हमेशा आएगा। बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट में हमेशा आएगा, इररेस्पेक्टिव वेदर इट इज अ मॉडिफाइड ओपिनियन और अनमॉडिफाइड। मतलब कोई सा भी ओपिनियन हो तेरा, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ आने ही वाला है। सर यहां पर आप लिखने वाले क्या हो वो इंपॉर्टेंट है। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ डिड यू अराइव एट द ओपिनियन? आपने ऑडिट किया होगा, ऑडिट करने के लिए क्या फॉलो किया होगा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो किए होंगे। क्या फॉलो किए होंगे? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और कुछ होता है क्या सर? हाँ, कंपनी सेक्ट के कुछ प्रोविजंस वो फॉलो किए होंगे। और क्या सर? सुनो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, सीए एक्ट 1949। वहां पर बताया है हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एथिकली काम करना चाहिए। कैसे काम करना चाहिए? एक वर्ड सुना होगा आपने, कोड ऑफ एथिक्स। हर प्रोफेशन कोड ऑफ एथिक्स होता है। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी आईसीआई ने कोड ऑफ एथिक्स बना करके दिया है। तो कहना ही से मेरे को ये बोलना चाहिए, वो कोड ऑफ एथिक्स जो बोलता है मैंने वो दिमाग में रखा है, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बोलते हैं मैंने वो दिमाग में रखा है, मैंने सब कुछ फॉलो करते हुए फाइनली ओपिनियन तक पहुंचा हूं। अब ये ओपिनियन चाहे मॉडिफाइड है अनमॉडिफाइड है, क्या फर्क पड़ता है? लॉजिक क्या है ये तुम लिखो, बिकॉज लिसन टू मी, यू आर साइनिंग ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। सो व्हेन आई एम साइनिंग ऑन अ पेपर, आई वुड वांट द थर्ड पार्टी टू नो मैं जो ओपिनियन दे रहा हूं वो आया कैसे है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज वही मेरे लिए बाइंडिंग पेपर बनेगा। क्योंकि पता है क्या होगा, अगर ऑडिटर ने कुछ गलत किया है तो क्लियरली प्रूव हो जाएगा तुमने जो लिखा है और जो किया उसमें डिफरेंस है। इफ यू राइटिंग दैट आई कंप्लाइड विद ऑल एप्लीकेबल एसेस, और तुमने एक्चुअली में एसेस फॉलो नहीं किए, तुमने गलती किया है। अभी तो तुम क्या बोल रहे थे, मैंने ऐसे फॉलो नहीं किया, मैंने लिख के थोड़ी दिया ऑडिट रिपोर्ट के अंदर।
ऐसा नहीं है, इसलिए क्लियरली और एक्सप्लिसिट टर्म्स में लिखा है। ढंग से पढ़ो मेरे साथ में, समझ में आएगा। देखो बेसिस फॉर ओपिनियन क्या बोलता है, वी कंडक्टेड ऑडिट, प्लीज थोड़ा ट्राई करना यार, बहुत अच्छा है। वी कंडक्टेड ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मैंने आपको क्या बोला था, सुनो, एएस किसके लिए एप्लीकेबल है, कंपनीज के लिए। वो किधर था 133 में। एसएस किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑडिटर के लिए। वो किधर थे 143 में। याद है क्या, सबसेक्शन नंबर 9 एंड 10 याद आ रहा है क्या? ढंग से पढ़ो। सर हमने ऑडिट कंडक्ट किया है इन अकॉर्डेंस विद एसएस, जो कहां पर स्पेसिफाइड है, अंडर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन। मतलब आप जो पढ़ रहे हो ना सब रिलेटेड है गाइस। आपने ब्लाइंडली साइन नहीं करना चाहिए। यहां जो हर वर्ड लिखा है ना, तुमको मतलब तो समझना चाहिए तुम क्या लिख रहे हैं। लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट, एंड दैट इज नॉट राइट। रादर यही तो सबसे बड़ा ट्रबल है, रिवाइज फॉर्मेट इतना खतरनाक है। तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा सब, तेरे को समझना ही पड़ेगा, बिकॉज तू जिस चीज में साइन कर रहा है ना, इट इज गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर यू इन द कमिंग ईयर्स। डू यू गेट माय पॉइंट? आगे एक लाइन देखो, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर दो स्टैंडर्ड्स आर फर्दर डिस्क्राइब्ड। कहां पर देखो, इन दी ऑडिटर्स। याद है कि एक पैराग्राफ था पुराने रिपोर्ट में, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या इधर भी ऐसा पैराग्राफ आने वाला है? हाँ, और इतना खतरनाक है ना। देखो सिर्फ हेडिंग देखना, छोटा सा है, ये इतना भी कम है, इट कैन गो टू मोर देन 2-3 पेजेस। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा हर स्टैंडर्ड में जो जो बोला मैंने फॉलो किया है। अभी तक था ही नहीं है सब कुछ। नाउ दिस इज बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट को यूजेबल बनाया है। अभी तक ऑडिट रिपोर्ट मतलब सिर्फ ओपिनियन था, खत्म, दैट्स इट। ओपिनियन मतलब कौन सा, क्लीन है, मॉडिफाइड है, उसके लोगों को समस्या ही नहीं था। अब आपकी रिपोर्ट से मुझे और बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगा, तुमने क्या किया है, क्या आइडेंटिफाई किया है, क्या ओपिनियन है। बेसिकली ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहे हैं, बेसिकली उस रिपोर्ट का यूजेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, बेसिकली उस रिपोर्ट का रेलेवेंस, रिलायबिलिटी बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? डोंट यू थिंक द रिवाइज्ड रिपोर्ट इज बेटर? यस, देयर आर पीपल हु विल क्रिटिसाइज दिस, बट आई विल टेल यू, द वन हु विल क्रिटिसाइज इज बेसिकली अफ्रेड ऑफ व्हाट ही इज राइटिंग। If you have done everything perfectly fine, why are you afraid of writing all these things? Because ये सब आपने करना ही चाहिए। बात समझ में आया क्या? पक्का बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ आने वाला है। तो अभी काम करो, नोटबुक्स में जाओ, आपने लिखा ओपिनियन पैराग्राफ, डैश करके लिखो। ओपिनियन हेडिंग जो बोलता हूं लिखते जाना, प्योर अंडरस्टैंडिंग आपको आसान रहेगा आगे फ्यूचर में। ओपिनियन की डैश करके लिखो, ओपिनियन हेडिंग इन द रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट, ओपिनियन हेडिंग in the revised audit report includes, opinion heading in the revised audit report includes two separate paragraphs, includes two separate paragraphs, two separate paragraphs, includes two separate paragraphs, wherein the first paragraph is an introductory paragraph. The first paragraph is an introductory paragraph. ब्रैकेट्स में लिखो introductory paragraph, ब्रैकेट्स में लिखो we have audited the financial statements, we have audited the financial statements dash 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 dash, brackets close. ऐसा अपन स्टेटमेंट आधा छोड़ देते हैं ना, we have audited the financial statements dash 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 dash, brackets close. क्यों लिखवा रहा हूं, याद रहेगा। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या है, मेरा ओपनिंग पैराग्राफ है। हमने ऑडिट किया है इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। बात समझ में आया क्या? अरे बात समझ में आया क्या? ब्रैकेट्स क्लोज, कंटिन्यू करो। एंड ब्रैकेट्स क्लोज, एंड द सेकेंड पैराग्राफ, and the second paragraph includes the actual opinion of the auditor, includes the actual opinion of the auditor, includes the actual opinion of the auditor, actual opinion of the auditor. बेसिकली ओपिनियन हेडिंग में दो चीजें आएगी, पहला वाला ओपनिंग पैराग्राफ, दूसरा वाला क्या आएगा, एक्चुअल ओपिनियन। ये हम कहां पर पहुंच गए बेटा, रिवाइज फॉर्मेट में। ये बात समझ में आई क्या? अरे ये बात समझ में आई क्या? पक्का, श्योर। एक इंपॉर्टेंट चीज हमने भी क्या देखा बेटा, नेक्स्ट हेडिंग क्या था, इसके नीचे वाला बेसिस फॉर ओपिनियन था। सर बेसिस में ये क्लियरली बोला है, ये चीज ना बेसिस हेडिंग
क्लीन ओपिनियन के लिए भी आएगी। हम यहां पर क्या बोलने वाले हैं, हमने ऑडिट करते वक्त सारे एसेस को फॉलो किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के हिसाब से जो कोड ऑफ एथिक्स है, किधर लिखा है सर ये, इधर देखो, इधर देखो ढंग से, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय ICAI। दिख रहा है क्या? एंड जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट हमें फॉलो करने के लिए दी है, हमने सब फॉलो किए अंडर द प्रोविजंस। मतलब क्लियरली बोल रहा है ये, हम इंडिपेंडेंट हैं, एथिकल है, वी हैव कंप्लाइड विद ऑल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, एंड इसके बेसिस पर ये ओपिनियन दिया है। अब चाहे मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड हो या अनमॉडिफाइड हो, ये तो लिखना ही चाहिए ना यार, ये तो मैंने हमेशा करना चाहिए। एवरी ऑडिटर हैज टू डू दिस। कोई भी ओपिनियन हो, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? अब एक क्वेश्चन है, ये जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है, क्या ये बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में भी आएगा क्या? क्या ये कंटेंट बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में भी आएगा क्या? 100% आना चाहिए, क्योंकि ओपिनियन तक आने से पहले सब तो काम करना ही पड़ेगा ना यार। हाँ, इसके साथ साथ में मॉडिफिकेशन क्यों दे रहे हो, ये भी आएगा। इसके साथ साथ में मॉडिफिकेशन क्यों दे रहे हो, ये भी आएगा। सर मतलब बस लास्ट डरो मत, सब अच्छा होगा। वापस से क्वालिफाइड ओपिनियन दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या? लुक एट द नेक्स्ट हेडिंग, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। दिख रहा है क्या? अब ढंग से देखना, इसके अंदर भी 2 पैराग्राफ है, ये एक और ये दूसरा। दूसरे वाले का पढ़ना शुरू करो, क्या बोलता है? वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन, पूरा कंट्रोल से कंट्रोल भी है क्या? मतलब सर ये वाली जो चीज है ना, ये तो बाय डिफॉल्ट हर रिपोर्ट में आने वाली है अभी। अरे ये तो क्योंकि आना ही चाहिए, तूने ओपिनियन से आने से पहले जो जो किया, जो फॉलो किया, तूने लिखना ही पड़ेगा। लेट इट बी एनी कैटेगरी ऑफ ओपिनियन। डू यू गेट माई पॉइंट? दे कैन एक्चुअली आस्क यू अ क्वेश्चन देयर, रादर आई एम वेटिंग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक आदमी दोनों नहीं पढ़े उसको समझेगा ही नहीं। ये ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है जो किसी को मालूम नहीं है। समझ रहे हो क्या मेरा बात आप? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सर इसके अलावा हम मॉडिफिकेशन क्यों दे रहे हैं, वो तो रीजन लिखना ही पड़ेगा ना यार। तो ऊपर देखो, इसके ऊपर ऐसा लिखा है, कंपनी की इन्वेंट्री। एक एग्जांपल ऐसे देखना, कंपनी की इन्वेंट्रीज आर कैरिड इन बैलेंस शीट, कुछ तो अमाउंट है। देखो जरा ध्यान से, मैनेजमेंट हैज नॉट स्टेटेड द इन्वेंट्रीज एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बट हैज स्टेटेड देम सोलली एट कॉस्ट। नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिख रहा है क्या? अरे हाँ यार, क्लियरली बोल रहा है भाई, ये नॉन कंप्लायंस मतलब ट्रू एंड फेयर नहीं होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर के लिए पॉइंट नंबर 1, कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा बात? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अंडर ओपिनियन हेडिंग खत्म हो चुका काम। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग। बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग, बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग। नीचे एक लाइन लिखो इसके अंदर ही, बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग। अंडर दिस राइट डाउन, कंटेंट बहुत सारा आएगा, ढंग से लिखना। बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग पहले लिखो, इसके नीचे पॉइंट नंबर 1, बेसिस फॉर ओपिनियन के नीचे लिखो पॉइंट नंबर 1, दिस हेडिंग विल बी इंक्लूडेड, दिस हेडिंग विल बी इंक्लूडेड इन ऑल रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट्स, will be included in all revised audit reports, whether it includes a modified opinion, whether it includes a modified opinion, or whether it includes a modified opinion or an unmodified opinion, whether it includes a modified opinion or an unmodified opinion। मतलब ये हेडिंग 100% रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट में आएगा, चाहे तुम्हारा कोई सा भी टाइप का ओपिनियन रहे, फर्क नहीं पड़ता। इज दिस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? यस और नो? नीचे लिखो इसके अंदर पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन, this heading will include auditor's acknowledgement, will include auditor's acknowledgement that he has conducted the audit
he has conducted the audit in compliance, conducted the audit in compliance with all applicable SAs, conducted the audit in compliance with all applicable SAs, all applicable SAs, SAs के ब्रैकेट्स में लिखना, SAs के ब्रैकेट्स में लिखना, सेक्शन 143 सबसेक्शन 10, डरना मत, हम जाके वापस पढ़ेंगे. 143 सबसेक्शन 10 लिखा, ब्रैकेट्स क्लोज. And auditor has complied, and auditor has complied with all, auditor has complied with all independence, auditor has complied with all independence and ethical requirements, all independence and ethical requirements, independence and ethical requirements as required by code of ethics, as required by, double quotes में लिखना, code of ethics, as required by code of ethics, code of ethics as per, code of ethics as per Chartered Accountants Act 1949, code of ethics as per Chartered Accountants Act 1949, and other provisions of Companies Act 2013, and other provisions of Companies Act 2013. Other provisions of Companies Act 2013. डरना मत, कोड ऑफ एथिक्स क्या पढ़ाऊंगा, एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट, सब आएगा आगे, डोंट वरी अबाउट दिस. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से ये लिखना क्यों जरूरी है वो समझना चाहिए आज के लिए. अभी हमारा फोकस ना पूरा फॉर्मेट पे, फॉर्मेट के साथ साथ में कुछ कुछ जो मुझे रेलेवेंट लग रहा है मैं पढ़ाते जा रहा हूं, बाकी सब कुछ इंडिविजुअल डिस्कस होने वाला है. पॉइंट नंबर 3 अभी खत्म नहीं हुआ है ना, क्या पेंडिंग है सोचो. अरे अभी तक अनमॉडिफाइड के लिए लिखा है, मॉडिफाइड के लिए तो लिखा ही नहीं ना यार, मैं नहीं लिखूंगा तुम फिर भूल जाएगा. लिखो पॉइंट नंबर 3. इन केस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, in case of modified opinion, this heading will include two paragraphs wherein this heading will include two paragraphs wherein the first paragraph will include the actual reason for modification, will include the actual reason for modification, will include actual reason for modification. Brackets में लिखो, for example, provisions not made, for example, provisions not made, brackets close. And the second paragraph will include a statement as discussed under point number 2 above, will include a statement as discussed in the point number 2 above. As discussed in the point number 2 above. मतलब सिंपल है बेटा, वापस से बेसिस और ओपिनियन रिवाइज रिपोर्ट के अंदर चाहे कोई सा भी ओपिनियन हमेशा आएगा. बेसिस और ओपिनियन के अंदर क्या आएगा, हमने ऐसे को फॉलो करते हुए ऑडिट किया है, हम इंडिपेंडेंट है, एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ये सब आने वाला है. सर अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो पहले रीजन क्या है मॉडिफिकेशन का. देखो तुम्हारे सामने वापस वही है बेटा, प्लीज आखिरी बार तुम रीजन फॉर मॉडिफिकेशन को प्रायोरिटी देने वाले हो. पहले रीजन आएगा और बाद में जनरल कंटेंट आएगा. मतलब इधर देखो, बेसिस में पहले इन्वेंट्री के लिए एएस फॉलो नहीं किया, पहले वो लिखा है और फिर बाद में वो जनरल कंटेंट लिखा है कि हमने ऑडिट करने के लिए ये सब फॉलो करना चाहिए. बात समझ में आया क्या? इतना बात समझा क्या पक्का से?
100%। सिर्फ ओल्ड रिवाइज अभी तक इतना ही हुआ है, अभी रिवाइज रिपोर्ट खत्म करने में और टाइम लगेगा। अभी के लिए जितना आज पढ़ाया समझ में आया। सी यार बेटा, वापस एक बात बोलता हूं आपको मैं, ऑनेस्टली अगर आप ये ड्राफ्ट रिपोर्ट्स देख करके पढ़ेंगे, मैं आपको एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन दिखा दूंगा, दे आर वेरी वेरी सिंपल। बट वापस से एक बात, पहले 20-25 दिन तुम्हारा फोकस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे रखो। मैं तुम्हें वापस चैप्टर पे लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें वापस क्वेश्चन दिखाऊंगा और तुमको ये बता देगा वापस सेम आंसर है, बट मैं तुमको यही बता रहा हूं, ये जो लैंग्वेज है ना उसका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। एक बार अब मुझे बताओ, ट्रू एंड फेयर क्या वर्ड का मतलब है, थोड़ा समझ में आ चुका है कि उसका रेलेवेंस क्या समझ में आया। पता तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या ऑडिटर हमेशा ट्रू एंड फेयर देगा? नहीं यार, ऑब्वियसली नहीं देगा। ट्रू एंड फेयर दे सकता है, कुछ गलतियां मिलेगी तो शायद ट्रू एंड फेयर नहीं भी होगा। वो कब होता है? कुछ गलतियां मिलती है। गलतियां कौन सी वाली? एएस फॉलो नहीं किया होगा, तुम्हारे सामने एग्जांपल है, कोई लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए होंगे, शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर के कारण गलती किया होगा, कुछ तो गलती हो सकता है ना यार। वो आगे और जब डिस्कस करेंगे आपको समझ में आते रहेगा। अभी गुड से आज सिर्फ 700 था, उसका भी एक आधा पार्ट खत्म हुआ है। कल पहले रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट का बचा फॉर्मेट खत्म होगा, फिर हम सबसे बेहतरीन ऐसे जो 705 है, दैट चेंजेस द ऑडिट, बेसिकली वही ऐसे है, सिंपल है ना, ओपिनियन कौन सा देना है वही तो गेम है पूरा का पूरा, वही डिसाइड करना 705 के अंदर है। मतलब सिर्फ 700, 705, 706 जब तक ये खत्म नहीं होता ना, एक रिपोर्टिंग का प्राइमा फेशिया अंडरस्टैंडिंग खत्म नहीं होगा। हमें वो प्राइमा फेशिया अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक चैलेंज बोलता हूं, आगे हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, हर स्टैंडर्ड पता है आखिर में क्या बोलेगा? प्रॉब्लम है ना, 705 में चले जा, मतलब मॉडिफिकेशन देने के लिए चले जा। कहां चले जा? मॉडिफिकेशन। अब तेरे को मालूम ही नहीं मॉडिफिकेशन क्या, तो हर ऐसे अधूरा रहेगा, हर ऐसे में मेरे को बोलना पड़ेगा, ये कभी तो आएगा, कभी तो आएगा, कभी तो आएगा। वो पहले आना चाहिए ताकि आगे समझ में आएगा। डू यू गेट माई पॉइंट? अभी गुड, श्योर? कोई डाउट है किसी को? थोड़ा तो डेड रहेगा यार, पर तुमको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।